जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सीसीएस लीव रूल 1972 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर हम 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और 3 सेशन में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिसिबल, यानी किस किस तरह की लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है और लीव सैलरी कितनी मिलेगी और किस तरीके से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट में कितनी लीव क्रेडिट की जाएगी, ईएल एचपीआर जो भी है। और एक चीज़ की यहाँ पे जो लीव सैलरी ड्रॉ की जाती है वो किस करेंसी में ड्रॉ की जाती है, ये सारी चीज़ें जो लगभग रूल 42 तक आप देखेंगे। ठीक है। और बीच में ये आपका लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अगर हम एलटीसी पे जा रहे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी पे जा रहा है तो किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में भी हमें चर्चा आज करनी है। तो ये सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि जो रूल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो इसीलिए या तो आप इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं। 2 पार्ट में देखने का मतलब ये कि आप पहले 1 घंटे देख लें, फिर उसके बाद ब्रेक लेके फिर दोबारा से देख लें ताकि आप भी कनेक्ट कर पाएँ। और या तो फिर आप पहले से प्रिपरेशन करके एक बार रूल को आप गो थ्रू कर लें खुद, फिर उसके बाद इस सेशन को देखें ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। तो इसका जो पहला रूल है, रूल 26, इसके अंदर अर्न लीव के बारे में बताया गया। अर्न लीव फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट्स अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और पहले हम अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट यानी जो रेगुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे, वहाँ पे लीव कैसे दी जाती है। उसके बाद हम वेकेशन डिपार्टमेंट में भी बात करेंगे किस तरीके से लीव दी जाती है। तो पहले ये अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट है। तो वेकेशन डिपार्टमेंट कौन सा होता है और रेगुलर डिपार्टमेंट दूसरे जो बाकी, उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वेकेशन डिपार्टमेंट के कुछ एग्जांपल मुझे जो ऑनलाइन मिले थे उसके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका। देखिए इसमें वेकेशन डिपार्टमेंट बता रखा है कि ये यूपी का एक वो है, यानी पीडीएफ है, वहाँ के रूल्स का पीडीएफ है। और उसके अंदर बता रखा है द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स और पार्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट आर ट्रीटेड एट वेकेशन एज वेकेशन डिपार्टमेंट। तो वेकेशन डिपार्टमेंट जनरली वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है ईयर के अंदर, वो वेकेशन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद दिया हुआ है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी है। ये बाकी और भी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं वहाँ पे भी कुछ टाइम पीरियड जो होता है वेकेशन होता है। गर्मी की वेकेशन होती है, दिसंबर के टाइम पे कुछ वेकेशन होती है। इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल है जहाँ पे टीचर्स होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, और इनका जो छुट्टी देने का तरीका है वो भी अलग होता है। तो जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप जानते होंगे कि इन्हें शायद 24 आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके बाद फिर 48 आवर्स का रेस्ट होता है। तो बेसिकली ये जो जनरल बाकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम डेली 9 to 5 या 9 to 5:30 और 6 हम ड्यूटी करते हैं और बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उस तरीका का सिनारियो यहाँ पे नहीं रहता। और बाकी जो नॉर्मल ऑफिसेस हैं या बाकी नॉर्मल आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पे क्या होता है कि आप एक फिक्स टाइम है, आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग यानी 9 to 5:30 और 9:30 to 6 इस तरह से ड्यूटी करते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है। आपका कोई वेकेशन कभी नहीं होता। तो इस तरह के डिपार्टमेंट जहाँ पे कोई वेकेशन नहीं होता वो तो रेगुलर डिपार्टमेंट हम बोलेंगे, मतलब मैं जो अपने टर्म में यूज़ करूँगा। और वेकेशन डिपार्टमेंट का मतलब है जहाँ पे कुछ टाइम पीरियड जो होता है वहाँ पे साल के अंदर उसमें छुट्टी होती है, उनकी वेकेशन होता है, जैसे कि स्कूलों में होता है। और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में बहुत सारे दे रखे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दे रखा है, पुलिस डिपार्टमेंट दे रखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रखा है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पर या समझने के लिए ये डिपार्टमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप सभी हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट में किस तरीके से छुट्टियाँ मिलती है। तो एक रफ आइडिया आपको हो गया कि वेकेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट यानी नॉर्मल डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई वेकेशन नहीं होती है। तो इसको एक बारी मैं इस रूल को थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली कैसे अकाउंट में मेंटेन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव होता है वो उसका अकाउंट मेंटेन होता है, उसके बारे में देखें ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो ये कहता है कि द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, हर गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव अकाउंट होगा अदर देन मिलिट्री ऑफिसर। तो मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा ये रूल जो बात कर रहे हैं जिसके अंदर, और अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट जैसा कि यहाँ पे इसके टाइटल में भी लिखा हुआ था।
तो ये रूल्स जो है वो वेकेशन डिपार्टमेंट पे अप्लाई नहीं होते, और ये जो रूल आपका 26 है ये मिलिट्री ऑफिसर पे भी अप्लाई नहीं होता, अदर दैन मिलिट्री ऑफिसर एंड अदर दैन वेकेशन डिपार्टमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं। शैल बी क्रेडिटेड विद EL अर्न लीव इन एडवांस। देखिए एडवांस का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि आपने अपनी सर्विस में 6 महीने पूरे किए उसके बाद ये आपको छुट्टी मिल रही है EL आपको अर्न लीव जो है यहाँ पे कह रहे हैं वो एडवांस में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, 2 इंस्टॉलमेंट में इसको क्रेडिट किया जाता है, ऑफ 15 डेज ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर। तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर जनवरी में फर्स्ट डे ऑफ जनवरी यानी 1 जनवरी को, और फिर 1 जुलाई को इसकी यानी एंट्री की जाती है, यानी आपके अकाउंट में डाला जाता है ताकि जिसको आप अवेल कर सकें, और ये एडवांस में दिया जा रहा है। ठीक है, 15 डेज की आपको एडवांस में यानी 1 जनवरी को मिल जाएगा, और फिर अगला जो 15 डेज है वो 1 जुलाई पे आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये अप्लीकेबल किन पे नहीं होता, मिलिट्री ऑफिसर्स और वेकेशन डिपार्टमेंट को हम अलग से क्योंकि डिस्कस करेंगे। मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में तो खैर यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, वेकेशन डिपार्टमेंट का हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग रूल है इसका, तो वहाँ पे हम इसको बात कर लेंगे कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे वेकेशन डिपार्टमेंट है तो उनके पास ये लीव 15 नहीं मिलती उनको एडवांस में, उनको 5-5 मिलती है, और बाकी जिस तरीके से वो अपने वेकेशन को अवेल करते हैं वो उसके हिसाब से उन्हें बाकी लीव मिलती है। तो हम डिटेल में तो अभी डिस्कस करेंगे ही आज ही। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 15-15 दिन 1 जनवरी और 1 जुलाई को अकाउंट में डाल दी जाती है। तो अब ये एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसलिए मैं आपको शेड्यूल की तरफ ले आता हूँ। ये शेड्यूल 2 था जिसके अंदर फॉर्म 2 के अंदर फॉर्म ऑफ लीव अकाउंट के बारे में दिया गया था। ठीक है, यानी लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अर्न लीव लिखा हुआ है, यहाँ पे हाफ पे लीव लिखा हुआ है, और यहाँ पे लीव नॉट ड्यू लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ट होता है जो सर्विस बुक में लगा होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेज होता है और राइट हैंड साइड पे ये पेज होता है, और इस तरीके से पूरा सर्विस बुक खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ ही देखने को मिलता है और एक ही पेज माना जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर्स फ्रॉम टू, वो 6 महीने की एंट्री यहाँ पे होती है EL के लिए, और यहाँ पे फिर HPL के लिए एंट्री होती है, और यहाँ पे लीव नॉट ड्यू अगर कोई लिया जा रहा है तो एक तो EL होता है, EL आपका अर्न लीव जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं, हाफ पे लीव में हाफ पे मिलती है, और लीव नॉट ड्यू वो लीव होती है जो अभी ड्यू नहीं है, लेकिन जो HPL फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने अकाउंट में अर्न कर सकता है या उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है जब वो सर्विस करेगा, तो वो भी लीव एडवांस में ली जाती है और उसको लीव नॉट ड्यू की फॉर्म में लिया जाता है, यानी लीव नॉट ड्यू बोला जाता है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब इसका मैं एक बारी आपको एक्चुअल में मेरे को एक जो परफॉर्म मिल गया था ये सॉफ्ट कॉपी, तो उसके अंदर मैंने एंट्री कर दी है, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री होती है। तो ये 1 जनवरी से 30 जून तक के लिए यहाँ पे 6 महीने जो कंप्लीटेड मंथ्स होता है उसके लिए 15 एडवांस में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ सर्विस इन द हाफ ईयर ऑफ कैलेंडर, यहाँ पे 1 जनवरी से 30 जून तक, और यहाँ पे कितने मंथ्स कंप्लीट हुए, 6 महीने, तो 6 महीने के लिए जो है ये 15 EL क्रेडिट हो जाता है। नंबर ऑफ EOL ये होता है कि अगर पीछे पहले यानी उसने कोई डाइज नॉन किया या विदाउट परमिशन यानी ग्रांटेड लीव उसने छुट्टी ले ली, तो उसके लिए EOL कट जाता है, यानी जो छुट्टी ली है उसका 1/10 कट जाता है। तो इसलिए EOL का 1/10 जो है यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ता है अगर पहले उसने लिए। तो हम ये मान के चले थोड़ा सिंपल रखने के लिए कि उसने प्रीवियसली कोई EOL नहीं उसकी कटी है या ऐसे कोई अनऑथराइज एब्सेंस नहीं है उसका। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली अभी रूल कह रहा है कि रूल के अंदर बोला कि 15 जो है EL उसके अंदर क्रेडिट हो जाता है, ये क्रेडिट कर दिया। उसके बाद लीव टेकन आता है, तो उसने छुट्टी अगर ली मान लिया, तो मैंने ये एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि 2 दिन छुट्टी ली तो 2 EL आ गया, जो बैलेंस होगा यहाँ पे EL आ जाएगा। तो अगले अब क्या होगा, ये EL का जो अकाउंट है अब ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जब आएगा यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट वाले में, तो इसको यहाँ से ले लेंगे आगे अगर अगले पेज पे जाते हैं तो अगले 6 महीने के लिए यहाँ पे डाल रखा है ये। इसी तरह से जो 1 जुलाई को 6 महीने जब कंप्लीट होंगे तो एडवांस में उसके 15 और अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 15 लेने के बाद ये मान लिया कि EL टू बी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया कि EOL भी मान लिया कि उसके 10 EOL थे,
तो ईओएल होता क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ईओएल बेसिकली लीव नहीं होता, लेकिन अनऑथराइज फॉर्म में कोई एब्सेंट है तो उसको रेगुलराइज करने के लिए ईओएल दे दिया जाता है। और जो अगर ईओएल दिया गया यानी ईएल एचपीएल उसके अकाउंट में नहीं थे, पहले तो ईएल और एचपीएल काटे जाते हैं, ईएल और एचपीएल उसके अकाउंट में नहीं थे तो ईओएल दिया जाता है और ईओएल में कोई पे नहीं मिलती है। तो ईओएल की जो एंट्री होती है यहाँ पे आप डालोगे कि ईओएल जो भी अगर उसको 10 ईओएल दिया गया तो उसका 1/10 ईएल काट लिया जाता है। तो यहाँ पे उसका 1/10 यानी 1 ईएल कट गया, तो ये बाकी जो होगा यहाँ पे देखिए 15 पहले था, 15 में से 13 बच गया था, 13 में 15 और ऐड हुआ तो कितना हो गया 28, 28 में से 1 ईएल कट गई तो ये अकाउंट में 27 आ गया। तो बेसिकली ये इस तरीके से इसका ये चार्ट चलता है। ऐसा ही एचपीएल के अंदर कंप्लीटेड मंथ 6 महीने थे और 6 महीने के लिए 10 एचपीएल मिलता है। कोई अगर एचपीएल वो लेगा तो वो डिडक्ट हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे कोई एचपीएल नहीं है तो क्रेडिट में उसके 10 ही बचे। नेक्स्ट 6 महीने के लिए फिर उसको 10 मिले, ठीक है। अगर इसमें मान लिया कि डाइजनोन, तो डाइजनोन में भी प्रोविजन होता है कि अगर या तो ईओएल ले ले या एचपीएल ले ले, तो एचपीएल लेगा तो उसके अंदर भी 1/18 का प्रोविजन है कि 1/18 कट जाएगा। तो मान लिया हमने कि उसका डाइजनोन हुआ और उसके अंदर उसने 18 एचपीएल ले लिया जिसको डाइजनोन ट्रीट किया गया, तो उस केस में उसका 1/18 यानी 1 एचपीएल कट जाएगा। तो इस तरीके से हम यानी अकाउंट इसके अंदर मेंटेन करते हैं। तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप डिटेल में आराम से देख सको और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बीच बीच में हम इसको रेफर करते रहेंगे जब रूल की हम बात करेंगे। आज ये रूल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने कि 15 जो है 6 महीने पे एडवांस में ईएल इस तरह से क्रेडिट कर दिया जाता है हर कैलेंडर ईयर के अंदर, यानी टोटल एक साल के अंदर 30 ईएल जो है वो मिल रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को। When a government servant joins a new post without availing full joining time by the reason that, अब ये तो ईएल मिलती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, इसके अलावा एक जो ज्वाइनिंग टाइम होता है, ज्वाइनिंग टाइम में अगर उसने उसको अवेल नहीं किया तो उसका भी उसको ईएल क्रेडिट कर दिया जाता है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो ये दो तरीके से ईएल एक गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में आ सकता है। तो एक तो जो हर साल यानी 15 6 महीने पे मिल रही है वो हो गया, उसके अलावा ज्वाइनिंग टाइम ना अवेल करने के लिए भी ईएल मिलता है। यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कहीं डेपुटेशन पे था या कि एक स्टेशन से उसको दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र किया गया। अब ट्रांसफ़र करने से क्या हुआ, उसको एक ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो 15 दिन का हो सकता है। अगर वो ज्वाइनिंग टाइम उसने अवेल नहीं किया तो उस 15 दिन का जो ज्वाइनिंग टाइम है उसको उसके ईएल के खाते में या क्रेडिट में डाला जा सकता है। तो ये प्रोविजन है। तो इसको देख लेते हैं ये क्या कहता है रूल। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन्स ए न्यू पोस्ट, उसने न्यू पोस्ट ज्वाइन किया, उसका ट्रांसफर और न्यू पोस्ट को ज्वाइन किया विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम। तो फुल ज्वाइनिंग टाइम को बिना अवेल किया हुआ, तो फुल ज्वाइनिंग टाइम क्या है, वो 15 दिन तक मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं एक यहाँ पे मेरे को रूल मिला था, ये डीओपीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये ज्वाइनिंग टाइम का है और इसके अंदर जिसका रेफरेंस हो रहा है वो ये आपका रूल जो है ये 5 है, रूल 5 ज्वाइनिंग टाइम का। तो इसके अंदर कहता है कि इन केसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे हो रहा है एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, और उसका जो रेजिडेंस है यानी जहाँ पे वो रहता है वो चेंज हो रहा है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अलाउड ज्वाइनिंग टाइम। तो उस केस में उस गवर्नमेंट सर्वेंट को ज्वाइनिंग टाइम अलाउ किया जाता है विद रेफरेंस टू डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर्स। तो जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग टाइम उसको अलाउड किया जाता है। तो जैसे कि सिंदर बता रखा है कि डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल कितना है, 10 दिन का, ठीक है। लेकिन अगर इस 1000 किलोमीटर में से 200 से ज़्यादा किलोमीटर जो है उसको रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा है, ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल वेयर द ट्रांसफर नेसेसरली इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस ट्रैवल बाय रोड। अगर रोड से 200 किलोमीटर से ज़्यादा उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो 2 दिन और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस कितना है और उसके हिसाब से यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलना चाहिए, और मैक्सिमम देखेंगे कि वो 15 दिन का यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम है। तो ये आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि डिस्टेंस के हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम 15 मिल सकता है। अब मान लिया किसी को ज्वाइनिंग टाइम यहाँ पे ये 10 मिला, ठीक है। ये केस मान लेते कि 1000 किलोमीटर से कम था और बाय रोड उसका ट्रैवल नहीं था,
उसको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला। अब 10 दिन में से या तो वो 10 दिन का 10 दिन अवेल नहीं करता, या 10 दिन में से 2 दिन अवेल करता है। तो जब 10 दिन में से 10 दिन अवेल नहीं करता तो वो 10 की 10 ईएल के तौर पर उसके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि जो अभी हमने फॉर्म दिखाया था मैंने, यहाँ पे +2 करके एंट्री करके इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो 10 के 10 उसने अवेल नहीं की तो +10 करके यहाँ पे 25 हो जाएगा, या 10 में से अगर उसने 2 अवेल कर ली तो बाकी +8 करके यहाँ पे उसके ईएल के अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में वो ये रूल में बता रहे हैं कि व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंड ए न्यू पोस्ट विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम बाय रीजन दैट, उसका लेकिन रीज़न होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। वो कह रहा है कि ही इज़ ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर किया गया कि नए पोस्ट को ज्वाइन कर ले विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम टू विच ही इज़ एंटाइटल्ड, यानी वो एंटाइटल्ड है ज्वाइनिंग टाइम लेने के लिए, यानी ज्वाइनिंग टाइम उसे मिलना चाहिए था लेकिन उसको ऑर्डर कर दिया कि नहीं आप जो है तुरंत ज्वाइन करो। या ही प्रोसीड अलोन टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ज्वाइंस द पोस्टिंग विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम एंड टेक्स हिज फैमिली लेटर विद परमिसिबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द फैमिली। तो या दूसरा उसने ये किया कि खुद नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे चला गया और वहाँ पे जाने के बाद अपनी फैमिली को बाद में ले गया, और जो भी परमिसिबल टाइम पीरियड था उसके अंदर अपनी फैमिली को ले आने के बाद उसने अपना ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम कर लिया। तो इस केस में भी अगर वो अपना जो ज्वाइनिंग टाइम है उसको अवेल नहीं करता तो वो ईएल के तौर पर ऐड कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एज एडमिसिबल अंडर रूल 5(4) ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये रूल 5 ही है। ठीक है, तो ये रूल 5 के तहत वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, तो वहां पे जो ज्वाइनिंग टाइम उसको मिल रहा है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 15 डेज, और पता है कि 15 डेज से ज़्यादा मिलता ही नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम और ज़्यादा 15 डेज हो ही सकता है। रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली अवेल्ड ऑफ, और उसमें से जितने भी दिन उसने अवेल किए, जितनी उसने ज्वाइनिंग टाइम ले लिया, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 दिन का अगर मान लिया 10 में से 2 दिन का ले लिया, शैल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज अर्न लीव, तो उसके अकाउंट में जो बचा हुआ ज्वाइनिंग टाइम होगा अर्न लीव के तौर पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, provided that the earned leave at his credit EL together with the unavailed joining time allowed remaining joining time to be so credited shall not exceed 300 days। तो कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, उस फॉर्म पे आ जाते हैं हम, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो 30 साल की नौकरी करता है, 35 साल की नौकरी करेगा, तो उसके अकाउंट में हो सकता है कि ये EL जुड़ते जुड़ते 400 भी पहुंच जाए। ठीक है, तो 400 पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर क्या कंडीशन है कि 400 इस फॉर्म के अंदर या इस क्रेडिट अकाउंट के अंदर पहुंचने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि एक क्लॉज बना रखा है या एक रूल बना रखा है कि 300 से ज़्यादा किसी को छुट्टियां EL तो मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसके अकाउंट, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्म में जो एंट्री होगी जब 300 पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो लैप्स होने लग जाएगा या उसका तरीका चेंज कर दिया जाएगा। कैसे चेंज कर दिया जाएगा उसके बारे में हम जिक्र भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम EL जो किसी के अकाउंट में डाली जा सकती है वो 300 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन जो यहाँ पे बता दिया कि आप ठीक है किसी अकाउंट में EL पहले से ही है, उसके अंदर उसका जो ज्वाइनिंग टाइम रिमेनिंग है उसको भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद वो 300 से ज़्यादा दिन का EL नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट द अर्न लीव जो उसका क्रेडिट में है और अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो उसको मिला है, दोनों को मिला के 300 से ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। 300 से ज़्यादा दिन होंगे तो क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा, फिर उसके अंदर ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये 300 दिन का कंसेप्ट हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके से फिर वो 300 दिन अगर पहुंचने वाला है तो कैसे उसके अंदर एंट्री होगी इस फॉर्म के अंदर, ये भी हम देखेंगे। चलिए आगे क्या कहता है, द लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट क्लोज ऑफ प्रीवियस हाफ ईयर शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ ईयर। तो जैसा कि मैंने इस फॉर्म में दिखाया था कि यहाँ पे ये क्रेडिट 15 क्रेडिट हुए, उसके अंदर से ये सारा टोटल मान लिया कि उसके अंदर 15 बचे थे, यहाँ पे लीव उसने ले लिया इसमें से 2, तो कितना बचा यहाँ पे 13। ठीक है, फिर अगले 15 के लिए यहाँ पे था टोटल, यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल EL एट क्रेडिट
कॉलम 4 प्लस 11 माइनस 6। तो कॉलम 4 ये है 15, जो अब यहाँ पे क्या ये 15 प्लस कॉलम 11। तो कॉलम 11 में कितनी छुट्टियाँ पिछले साल में बच गई, पिछले हाफ ईयर में बच गई थी, वो थी 13। तो 15 प्लस 13 28 हो गया। अब उसमें से माइनस कौन सी होगी, जो उसने छुट्टियाँ, ये एक तो ईएल, जो अगर ईओएल हुआ है उसका तो उसका डिडक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। फिर उसने जो छुट्टियाँ ली, 3 मान लिया छुट्टियाँ ले ली, तो कितना बचा यहाँ पे फिर बैलेंस 24। अब नेक्स्ट एंट्री होगी तो अगले 6 महीने के लिए फिर ये दोबारा से उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 15 दिन यहाँ मिलेगा। जो ईओएल का काट के अगर कुछ बचा तो यहाँ पे आ जाएगा, जो उसने छुट्टियाँ ली वो बच जाएगी, यहाँ पे कट जाएगी। तो इस तरीके से एंट्री चलती जाएगी, ये आगे फर्दर अकाउंट में ऐड होता जाएगा। यहाँ पे ये जो कॉलम है यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ये वाला 11 वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस 11 भी लिखा हुआ है कि बैलेंस की जो 6 महीने की छुट्टियाँ वो आगे जो है अगले 6 महीने में आगे शिफ्ट हो जाती है, लैप्स नहीं होता जब तक कि वो 300 पहुँच ना जाए। तो यही इसने बताया कि लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट क्लोज ऑफ प्रीवियस हाफ ईयर शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ ईयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीव सो कैरिड फॉरवर्ड प्लस क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर डू नॉट एक्सीड 300 डेज। तो कहानी वही है सिर्फ सारी मिलके कुल मिला के कि 300 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी कैरी फॉरवर्ड यानी आगे वो छुट्टियाँ बढ़ती जाएंगी, आगे चलती जाएंगी, आगे ऐड होती जाएंगी, जैसे कि इस फॉर्म में दिखाया मैंने यहाँ पे। ये 13 ऐड होके 15 एक ईओएल का माइनस करके 28 बचा था, फिर जो छुट्टियाँ लेगा वो माइनस हो गया, 24 आ जाएगा। अगले में ये 15 दिन की और एंट्री होगी, तो 15 प्लस 24, फिर इसके अंदर जो माइनस होगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर और छुट्टी लेता हुआ आ जाएगा। इस तरीके से इसका नेक्स्ट चलता रहेगा। ठीक है। Provided where the EL at the credit of government servant as on last date of December or June is 300 days or less than बट मोर देन 285 डेज। तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे ले लिया। देख मान लिया कि 31/12 यानी 31 दिसंबर को 2024 जो अभी साल गया है उसके अंदर अकाउंट में 290 दिन थे। अब इसके अंदर अगर 15 छुट्टियाँ अगले 6 महीने की ऐड करेंगे तो वो 300 से ऊपर चली जाएगी, और इसमें कंडीशन जो बता रखा है कि 300 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इसको हम लिखते हैं 290 प्लस ब्रैकेट में 15, यानी अगर किसी के अकाउंट में 300 या 285 दिन से ज़्यादा है, 285 दिन से ज़्यादा और 300 दिन तक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसको प्लस में 15 करके लिख सकते हैं। प्लस में 15 लिखने से क्या होगा कि अगर उस 6 महीने के अंदर जो एडवांस में डाली गई छुट्टियाँ उसके अंदर 6 महीने के अंदर उसके अंदर कोई छुट्टियाँ ली, मान लो ये 200 प्लस 15 डेज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 15 में से अगर 15 छुट्टियाँ वो अगले 6 महीने में ले लेता है तो उसके अकाउंट में तो ये 290 ही बचेंगी। तो अगर अकाउंट में जो छुट्टियां ऐड करने से 300 से ज़्यादा जा रही है तो उन छुट्टियों को वो अगले 6 महीने में ले सकता है, और उसकी एंट्री जो है वो फिर 300 से ऊपर नहीं जाएगी। तो उसी का ही एग्जांपल यहाँ पे मैंने लेके बताया कि ये कह रहा है कि 285 से लेकर 300 के बीच में हो या 300 तक हो, तो उस केस में क्या होगा। मान लिया कि 290 छुट्टियाँ थी, 15 और जुड़ेंगी तो ये 300 से ऊपर चली जाएगी, तो प्लस 15 करके लिखना पड़ेगा। अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे टोटल 305 नहीं लिखेंगे, उसको प्लस 15 करके लिखेंगे। इफ ईयर्स टेकन इन द फर्स्ट हाफ ईयर इन 2005 इज 5, अगर मान लिया इनमें से अगर वो 5 छुट्टियां गवर्नमेंट सर्वेंट ले लेता है तो उसके अकाउंट में 300 आ जाएगा, और 300 की एंट्री आप 30 जून को यानी उस हाफ ईयर के एंड होते होते एंट्री कर दोगे। इफ ईएल अवेल्ड 10, अगर वो मान लिया 5 की 10 छुट्टियां ले लेता है तो उसके अकाउंट में एंड में एंट्री उस जून में जो होगी वो 30 जून 2025 को 295 की 295 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यानी 300 प्लस 15 छुट्टी का प्रोविजन बन सकता है, यानी मैक्सिमम 315 छुट्टी जो है अकाउंट में इस तरीके से ली जा सकती है। तो ये प्लस 15 करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि ये छुट्टियां अवेल करके अकाउंट फिर भी छुट्टी लेने के बाद जो है 300 तक ही पहुंचेगा। अच्छा, ये मान लेते हैं कि अब ये मान लिया कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई छुट्टी नहीं ली, तो फिर क्या होगा 30 जून 2025 को, तो उस केस में ये होगा कि ये 300 तक ही लीव अकाउंट पहुंच जाएगा, और ये जो बाकी का 5 है लीव वो लैप्स हो जाएगा।
ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कोई छुट्टी लेगा तो ये 300 की एंट्री 30 जून 2025 को हो जाएगी और बाकी जो 5 दिन होगा, 5 दिन का ईएल होगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अकाउंट में एंट्री चलती है। Provided that where the EL at the credit of government servant as on last day of December or June is 300 or less but more than 285 days, the advance credit of 15 days of EL on first day of January or July to be afforded in manner indicated under subrule 1 of clause A of subrule 1 shall instead of being credited in leave account be kept separately। तो ये जो कैप्ट सेपरेटली का मतलब है, इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं इस लीव अकाउंट में, इसको +15 की फॉर्म में लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इसको 290 + 15 यानी 305, उस तरह से हम इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें लीव रूल ये कहता है कि 300 से ज़्यादा छुट्टियां अकाउंट में नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको सेपरेटली रखा जाता है 15 दिन को, जो कि यहाँ पे बता रहा है। एंड फर्स्ट एडजस्टेड, और इसको पहले एडजस्ट किया जाता है EL दैट गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स ड्यूरिंग दैट हाफ ईयर। तो ये जो 6 महीने के अंदर जून तक वो छुट्टियां लेगा, पहले उसको इसमें से माइनस किया जाएगा 15 में से, और बाकी फिर अकाउंट में ऐड किया जाएगा। तो ये रूल यही समझा रहा है। अगर इस रूल को हम वैसे पढ़ें तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से और ये जो लीव अकाउंट हम देख रहे हैं इसकी मदद से हम समझ सकते हैं। मान लिया कि यहाँ पे अगर ये 285 होता, ठीक है, 285 यहाँ पे बैलेंस बचा होता, यहाँ पे बैलेंस पे देख लेते हैं, बैलेंस में 285 यहाँ पे बचा होता, तो 285 यहाँ पे बचा होता, तो ये यहाँ पे 15 ऐड करने, खैर 285 तो होगा तो वैसे हो जाएगा 290 होता है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो +15 करके करेंगे, जो टोटल है ना यहाँ पे +15 करके करेंगे, और ये +15 में से पहले ये छुट्टियाँ अगर 15 ले लेता है तो फिर यहाँ जो अकाउंट में बाकी बचेगा वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और वो 300 दिन से नीचे होना चाहिए, 300 दिन का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की एंट्री फिर वहाँ पे हो जाती है। तो सेपरेटली रखा जाएगा और पहले उसको एडजस्ट किया जाएगा जो उस 6 महीने के अंदर वो गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी ले रहा है। एंड द बैलेंस इफ एनी शैल बी क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट एज एट द क्लोज ऑफ द हाफ ईयर। और अगर कोई छुट्टी बच जाती है, तो जैसे कि यहाँ पे मतलब कि 5 छुट्टी लेंगे 10 बच जाती है, तो ये टोटल 290 के अंदर यहाँ पे ऐड करके 300 बच जाएगा। और अगर 10 छुट्टी लेता है तो उसके अंदर 295 की एंट्री हो जाएगी। और अगर वो कोई छुट्टी नहीं लेता तो उसके अकाउंट में 300 आ जाएगा, और ये जो 5 दिन है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बैलेंस ऑफ सच अर्न लीव प्लस लीव ऑलरेडी एट क्रेडिट डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। लेकिन ये जो है आपका कि 300 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मेंटेन रहेगी। सिर्फ इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये लिबर्टी दे दी कि +15 करके आप वो छुट्टियां उस 6 महीने में ले लो, नहीं तो वो आपकी लैप्स हो जाएगी, ये बता दिया। Where a government servant is not in permanent employee or quasi-permanent employee is appointed without interruption of service substantively to a permanent post or declared at quasi-permanent। अब ये उस कंडीशन की बात कर रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो पहले टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट था, यानी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था वो, ना ही वो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय था। क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय मैंने इसको फर्स्ट सेशन में पूरी अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था, तो आपको अगर यानी अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और इसको मैंने सीसीए रूल में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसलिए आप दोनों में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय होता है जो परमानेंट आगे बन जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा इतना बता दिया मैंने। तो अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि ना तो परमानेंट एम्प्लॉय है ना क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको बाद में परमानेंट पोस्ट पे उसको एम्प्लॉय कर लिया गया या उसको वहाँ पे सर्विस में ला दिया गया, तो फिर क्या होगा, उसके अकाउंट में क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। His account shall be credited with the EL which would have been admissible if his previous duty has been rendered as a government servant in permanent employ diminished by the EL already taken। तो वो कह रहा है कि अगर जैसे कि कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय भी बाद में परमानेंट बन जाता है, तो उसका जो पीरियड उसने टेम्परेरी ड्यूटी की है उसको भी उसका बेनिफिट मिल जाता है, यानी उसको स्टार्टिंग से उसको इस लीव रूल के तहत EL दे दिया जाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं। यानी अगर मान लिया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो 2 साल तक टेम्परेरी ड्यूटी कर रहा था या टेम्परेरी एम्प्लॉय था, बाद में 2 साल के बाद उसे परमानेंट कर दिया गया, तो उस 2 साल में उसे कितनी EL मिलेगी? 1 साल के अंदर कितनी मिलती है? 30 मिलती है। 2 साल के अंदर कितनी? 60 मिलती है।
तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि टेम्परेरी था 2 साल के लिए, अगर वो परमानेंट होता तो उसे जितने ईएल मिलने चाहिए थे और जितनी छुट्टियां उसने ईएल के तौर पर ली उसको माइनस करके जितना ईएल उसका बचेगा, ठीक है, उसको अभी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 2 साल उसने काम किया और बाद में परमानेंट हो गया तो वो 2 सालों में भी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट होता तो जितनी छुट्टियां उसको ईएल मिलती वो ईएल उसको दे दी जाएगी, जैसे कि 60 दे दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, कोई 3 साल अगर टेम्परेरी ड्यूटी पे रहा तो उसको 90 छुट्टियां मिल जाएंगी और उसके अंदर जितनी भी उसने छुट्टियां ली होगी ईएल के तौर पर वो छुट्टियां काट के जो बाकी बचेगा उसके अभी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये बता रहे हैं, ठीक है। हिज लीव अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड विथ, उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जो ईएल वो अर्न करता उसमें से जितनी ईएल उसने ली है, अवेल की है, ठीक है, उसको माइनस करके उसके अकाउंट में जो बची हुई ईएल है वो ऐड कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ए पीरियड स्पेंड इन फॉरेन सर्विस, अगर कोई फॉरेन सर्विस में कोई पीरियड किसी ने स्पेंड किया है। फॉरेन सर्विस क्या होता है? फॉरेन सर्विस का मतलब अगर किसी लोकल अथॉरिटी में गया, जैसे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गया जहाँ पे जो पेमेंट है उसकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूनियन टेरिटरी किसी से भी नहीं मिलती है, ठीक है, उसके अलावा कोई पेमेंट कर रहा है उसकी सैलरी को, तो उसे फॉरेन सर्विस कहा जाता है, ठीक है। ये एफआर यानी फंडामेंटल रूट की डेफिनेशन है, उसके अंदर ये बताया गया है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गया जहाँ पे उसकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिल रही, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं मिल रही, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से नहीं मिल रही, तो उसे फॉरेन सर्विस बोला जाता है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन सर्विस बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कोई इंडिया से बाहर जाएगा तो उसको फॉरेन सर्विस बोलेंगे, ठीक है। फॉरेन सर्विस का मतलब ये पे से रिलेटेड बनाया गया है। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? ए period spent in foreign service shall count as duty for the purposes of this rule if contribution toward leave salary is paid on account of such period। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह के फॉरेन सर्विस में जाता है, ठीक है, तो वहां पे जाता है तो क्योंकि पे उसकी जो मिल रही है ना तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से मिल रही है, ना स्टेट के ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना यूनियन टेरिटरी के मिल रही है, तो इसके अंदर तरीका ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है एक लीव कंट्रीब्यूशन कटवाता है वहाँ पे जहाँ पे वो फॉरेन सर्विस में है और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वो लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन भेजता है, तब जाके उसकी ड्यूटी जो है वो काउंट होती है लीव के लिए। तो यही इसके अंदर बता रखा है कि ए पीरियड स्पेंड इन फॉरेन सर्विस शैल काउंट एज ड्यूटी। जो फॉरेन सर्विस में ड्यूटी कर रहा है यानी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहाँ से जब तक वो लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं भेजेगा तब तक उसकी ड्यूटी को लीव के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं पीरियड स्पेंड इन फॉरेन सर्विस शैल काउंट एज ड्यूटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल। तो इन रूल के तहत उस ड्यूटी को काउंट किया जाएगा कब? इफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लीव सैलरी इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ सच पीरियड। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 2 साल के लिए इस तरह के फॉरेन सर्विस में चला गया तो उसे 2 साल तक क्या करना पड़ेगा? वहाँ से अपने ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे वो काम करने के लिए गया है अपनी लीव सैलरी कटवानी पड़ेगी और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। तो पेरेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? फिर उसका लीव अकाउंट मेंटेन करेगा, और नहीं अगर वो भेजता है तो उसका लीव अकाउंट ना तो यहाँ से लीव मिलेगी पेरेंट डिपार्टमेंट में, ना उसका लीव अकाउंट मेंटेन होगा। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट जब उसे छुट्टी लेनी होती है तो वो किसी बाहर डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट, फॉरेन सर्विस में है, फॉरेन सर्विस मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट ईएल की जो भी होगा वो वहाँ पे लेता है और फिर उसका जो भी छुट्टियाँ लेता है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन डिपार्टमेंट जो होता है वो पेरेंट डिपार्टमेंट में उसकी छुट्टी को भेजता है और वहाँ पे सारा उसका अकाउंट मेंटेन होता है। और इसके रिगार्डिंग लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट मिला था मुझे, ये चैप्टर 9 ये दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन का था, तो इसके अंदर ही दे रखा है बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ लीव अकाउंट, ग्रांट ऑफ लीव एंड लीव सैलरी पेमेंट एक्सेट्रा वाइल ऑन फॉरेन सर्विस। तो इसके अंदर बता रखा है कि भाई वही जो मैंने आपको बताया कि उसका लीव अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, उसे कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो बाकी डिटेल में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम चलते हैं। इसका सब रूल 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 739 सब रूल 1, 3 ऑफ
द रूल, इसका जो है द मैक्सिमम ईएल दैट मे बी ग्रांटेड एट ए टाइम, जो मैक्सिमम ईएल एक बार में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जा सकती है। हमने ये पढ़ लिया है रूल 7 के अंदर कि भाई जो छुट्टी लेना है, लीव जो है वो राइट नहीं है, लीव इज़ नॉट ए राइट, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बैलेंस बनाया जाएगा कि छुट्टियां भी दी जाए और जो अपना गवर्नमेंट का फंक्शन है वो भी चलता रहे, तो इसके बारे में बैलेंस चलता रहे। रूल 39 के अंदर बेसिकली बता रखा है कि जब कोई रिटायर हो जाता है, रेजिग्नेशन दे सकता है या डिसमिसल हो जाता है किसी का, तो उसका जो है उसके बाद जो है उसको लीव नहीं दी जाती। और उसके अलावा कैश पेमेंट कैसे होगा, जो एचपीएल या ईएल है किसी के अकाउंट में, उसको कैश कैसे मिलेगा, अगर रिटायर हो रहा है लास्ट डे पे कितना मिलेगा और कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके बारे में वहाँ पे दिया हुआ है 39 के अंदर। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को 180 दिन से ज़्यादा की छुट्टी एक बार में नहीं मिल सकती अगर वो इंडिया के अंदर है, तो ये बताया गया है। द मैक्सिमम ईयर दैट में बी ग्रांटेड एट ए टाइम शैल बी 180 डेज इन द केस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 300 उसके अकाउंट में है, तो वो एक बार में 180 दिन की छुट्टी ले सकता है। लेकिन ये जो कंडीशंस बता रही, जैसे मैंने 39 का बताया कि वो रिटायर होने से पहले 180 दिन ले सकता है, ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट की डेट आ गई और 180 की दिन की छुट्टी लेकर चला गया। ठीक है, तो ये इसलिए कंडीशंस का यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि भाई ये कंडीशन में ध्यान में रखना है कि रिटायरमेंट तक ही छुट्टी मिलती है, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं ले सकता है। तो रिटायरमेंट से पहले उससे पहले ज्वाइन कर ले और 180 दिन तक या रिटायरमेंट के डेट तक की 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है अगर वो एम्प्लॉयड है इंडिया के अंदर। ईएल में भी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्लास 1 यानी ग्रुप ए जिसको बोला जाता है। अब सीसीए रूल में जब हमने डिस्कस किया था उसके अंदर बताया था मैंने कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस सबका कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी और मैक्सिमम ग्रुप सी तक ही होता है, ग्रुप डी भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 अगर कोई सर्विस में है तो ईएल में भी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन, अब इसको हम ग्रुप ए, ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विस में है तो फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 300 डेज, तो उसको 180 दिन से भी ज़्यादा की छुट्टी दी जा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ़ द एंटायर लीव सो ग्रांटेड, अगर किसी को 180 दिन मान लिया कि चलो 250 डेज की छुट्टी दी गई, तो उसके अंदर कंडीशन क्या है कि इफ़ द एंटायर लीव सो ग्रांटेड और एनी पोर्शन ऑफ लीव देयर ऑफ इज स्पेंट आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, तो उसके अंदर ये कहानी ये है कि सारी बात ये है कि उसको 180 दिन से ज़्यादा का जो टाइम है इनसे बाहर गुजारना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ द एंटायर लीव सो ग्रांटेड और एनी पोर्शन देयर ऑफ स्पेंट आउटसाइड इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, यानी उसका मैक्सिमम पीरियड या तो सारा पीरियड नहीं तो उसका जो पोर्शन है वो किसके बाहर गुजारना पड़ेगा, इंडिया, नेपाल। और ये पोर्शन कितना होगा, वो 180 दिन है। बेसिकली ये लिखा हुआ है कि वेयर ईएल फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज इज ग्रांटेड अंडर दिस सब रूल, द पीरियड ऑफ सच लीव स्पेंड इन इंडिया शैल नॉट बी इन एग्रीगेट एक्सीड द अफॉरसेड लिमिट, यानी 180 डेज से ज़्यादा नहीं वो स्पेंड कर सकता, यानी 180 से ज़्यादा दिन का टाइम जो है बाहर ही गुजारना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई 180 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले रहा है तो ऐसा नहीं कि वो इंडिया या इंडिया के आसपास ही अपनी लीव को स्पेंड कर दे, उसको बेसिकली इन एरिया से बाहर जाना पड़ेगा। और एग्रीगेट में 180 दिन का टाइम पीरियड इसके अंदर नहीं हो सकता इंडिया और इन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये था ईएल के बारे में जो मोटा मोटा रूल था। तो होपफुली इसको रूल बड़ा है लेकिन प्रैक्टिकली समझने से अगर आपने समझा होगा जैसे मैंने समझा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी ऑफ आगे फर्दर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसको नेक्स्ट सेशन में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके अंदर क्लियर भी कर दूंगा। चलिए, अब इसके अंदर रूल 27 कहता है कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव, कि अर्न लीव वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 महीने के लिए कितनी छुट्टी एडवांस में मिल रही है, 15। तो अगर इसको हम 15 को डिवाइडेड बाय 6 करें तो हमें मिलेगी कितनी छुट्टी, एक महीने कितनी छुट्टी मिलेगी, तो वो जो दिन आएगा
2.5 डेज आएगा। ठीक है, अर्न लीव शैल बी क्रेडिटेड टू ए लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द रेट ऑफ 2.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स ऑफ सर्विस। तो क्योंकि ऊपर जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी, इसमें बोला कि भाई हर हाफ ईयर के लिए 15 ईयर उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि हर महीने के लिए 2.5 दिन की छुट्टी, उसको डिवाइड करोगे 15 को अगर 6 से, तो आपका 2.5 डेज ही आएगा। यहाँ पे मैंने ये जो ब्लू में होता है ये मेरा एक तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, ये यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। तो ये एग्जांपल में मैंने लिख दिया है कि 15 दिन हाफ ईयर के लिए यानी 6 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए कितनी छूट ईयर मिल रही है, वो 2.5 दिन की मिल रही है। तो यही बताया गया कि अब ये इसका कंसेप्ट क्यों आया। मान लिया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर हो रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि वो पूरे साल एंड में ही दिसंबर में रिटायर हो, ये भी हो सकता है कि वो नवंबर में रिटायर हो जाए। तो नवंबर में जब रिटायर होगा तो हमें 5 महीने के लिए कितनी छुट्टी देनी पड़ेगी, तो उसका हमें अकाउंट मेंटेन करके हमें ये पता होना चाहिए कि 1 महीने में कितनी छुट्टी ईएल देनी है उसको। तो इसीलिए ये 1 महीने का भी इसी हिसाब से बताया गया है कि 1 महीना जो कंप्लीट कर रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके लिए उसको 2.5 ईएल देना है, ताकि जब कोई 6 महीने से कम की ड्यूटी करे तो उसके हिसाब से जितने महीने की ड्यूटी कर रहा है तो उसके हिसाब से हम उसको एडवांस में लिख सकें। यानी कोई अगर नवंबर में रिटायर होगा तो 2.5 करके इस तरीके से जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 5 से, वो उतनी छुट्टी हम उसको दे देंगे। ठीक है, 12.5 आएगी छुट्टियाँ, वो उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसका ये बात कर ली हमने। द क्रेडिट ऑफ हाफ ईयर इन विच गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू रिटायर और रिजाइन फ्रॉम सर्विस शैल बी अफोर्डेड ओनली एट द रेट ऑफ 2.5 डेज पर कंप्लीटेड मंथ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर हो रहा है या रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, सर्विस से, तो उसको किस दिन तक या किस महीने तक की छुट्टी देनी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो है एट द रेट ऑफ 2.5 डेज, 2.5 दिन की छुट्टी पर कंप्लीटेड मंथ। जो मंथ कंप्लीट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, कंप्लीटेड मंथ के लिए दे रहे हैं, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। जनरली जो होता है रिटायरमेंट की डेट, अगर वो सुपर एन्युएशन कर रहा है यानी सेवानिवृत्त हो रहा है, अपना नेचुरल 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, तो उस केस में तो लास्ट डे पे रिटायर होता है। लेकिन अगर किसी ने रेजिग्नेशन दिया है तो जरूरी नहीं उसका रेजिग्नेशन हो सकता है कि बीच में भी एक्सेप्ट हो जाए। बीच में मतलब यानी हो सकता है कि 15 तारीख को, मान अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी में 15 तारीख को किसी को अलाउ कर देगी 15 तारीख को आप रिटायर हो जाओ। तो जो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होगा उसके लिए ही उसको छुट्टी मिलेगी। तो अगर कोई जनवरी 15 को रिटायर हो रहा है, रिटायर मतलब रेजिग्नेशन देकर उसको लीव जॉब छोड़ रहा है, तो उस केस में उसे दिसंबर तक के ही जो पूरे कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स हैं उसके लिए ही 2.5 दिन के हिसाब से उसको वहाँ पे छुट्टियाँ मिलेगी। ठीक है, उसके अकाउंट में ऐड की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि अगर कोई रिटायर हो रहा है, रिटायर और रिज़ाइन कर रहा है 31/1/2025 को, तो क्योंकि ये पूरा महीना कंप्लीट हो गया जनवरी का, तो उस केस में जनवरी का भी ईएल उसके क्रेडिट में उसके अकाउंट में दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कि कोई ये महीना कंप्लीट होने से पहले 30/1 को रिटायर हो जाता है या रिज़ाइन कर देता है, 30/1 को उसका एक्सेप्ट हो जाता है, तो क्योंकि ये महीना कंप्लीट नहीं हुआ, ये 30 तारीख का यहाँ पे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जब 31 तारीख आपका वर्किंग है, ठीक है, हाइपोथेटिकल मैंने यानी एग्जांपल के तौर पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि जहाँ पे 31 जो है डेट वो वर्किंग है। अब 31 वर्किंग है और उससे पहले ही वो रिटायर हो गया, रिज़ाइन कर दिया, तो उस केस में ये महीना कंप्लीट नहीं हुआ, और ये महीना कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके अकाउंट में दिसंबर 2024 तक का ही ईएल क्रेडिट किया जाएगा। तो ये जो है इसका इंटरप्रिटेशन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ लिखा हुआ है, तो जब तक मंथ कंप्लीट नहीं होगा उस महीने का उसके अकाउंट में ईएल क्रेडिट नहीं हो सकता। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड, इसमें हम बात कर रहे थे जब कोई खुद रिटायर हो जाता है या रिजाइन कर देता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमूव या डिसमिस हो रहा है, उस केस में क्या होगा, फ्रॉम द सर्विस क्रेडिट ऑफ अर्न लीव शैल बी अलाउड एट 2.5 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस कैलेंडर मंथ में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस हो रहा है या उसको रिमूव किया जा रहा है,
तो उसको प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ के कंप्लीशन तक का ही देना है, यानी जिस महीने में वो रिमूव या डिसमिस हो रहा है उस महीने का उसको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई 31 जनवरी को भी रिमूव डिसमिस या हो रहा है तो इसके बावजूद भी पूरा मंथ कंप्लीट करने के बावजूद, क्योंकि प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ लिखा हुआ है, तो उसको दिसंबर तक की ही छुट्टी मिलेगी। कोई 30 को भी रिटायर होगा तो क्योंकि प्रीसीडिंग लिखा हुआ है तो 30 जनवरी के बावजूद भी अगर वो हो रहा है तो क्योंकि इस महीने का उसे कुछ भी नहीं मिल सकता, तो कंप्लीट करे या नहीं करे उसको ईएल जो क्रेडिट होगा वो दिसंबर तक का ही मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर यहाँ पे मंथ कंप्लीट हो रहा है तो उस महीने का भी 2.5 दिन का ईएल मिल जाएगा, लेकिन रिमूवल और डिसमिसल के केस में अगर वो नहीं अगर पूरा मंथ कंप्लीट भी करता है तब भी उसको पिछले महीने तक का ही मिलेगा। तो ये क्या लिखा है, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच ही इज रिमूव्ड डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। तो जिसमें रिमूव या डिसमिस किया गया उससे पिछले वाला कैलेंडर मंथ के कंप्लीशन तक ही मिलेगा उसको ईएल। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिख के भी बता दिया। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है सर्विस के अंदर, क्रेडिट ऑफ ईएल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 2.5 डेज। तो सबके अंदर 2.5 दिन तो मिलेगा, लेकिन किस महीने तक का मिल रहा है ये चीज़ क्रूशियल है। तो इसके अंदर एक दिन पहले ही जिस महीने में कोई उसको रिमूव और रिटायर कर रहे हैं उस महीने को बोला कि भाई उस महीने को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका डिसमिसल हो रहा है और रिमूवल हो रहा है। तो एक तरह से इसके अंदर क्या है, ये पेनल्टी है, इस वजह से यहाँ पे पिछले महीने तक का ही उसको ईएल अकाउंट में डाला गया। डेथ के केस में कह रहे हैं कि कैलेंडर मंथ कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की जब भी डेथ हो रही है उससे पहले जितने भी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ हैं, तो अगर कोई 31/1/2025 को किसी की डेथ हो गई, मान लेते हैं कि अभी तो फिर आगे आएगा, अगर हो जाती है तो ईएल उसको जनवरी की मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 30 को होती है तो क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ जनवरी का महीना तो उसे दिसंबर तक का ही। तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ का ये कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंग है कि कंप्लीट होना चाहिए वो मंथ, तभी उसके लिए उसको 2.5 दिन का ईएल मिलेगा। तो सिमिलर है ये, और ये ऊपर वाला सिमिलर था, रिजाइन और रेजिग्नेशन, रिटायर और रेजिग्नेशन, और ये वाला जो डेथ वाला केस है वो सिमिलर ही रूल्स हैं दोनों के। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अवेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल एंड और सम पीरियड ऑफ एब्सेंस हैज बीन ट्रीटेड एज डायजनोन इन हाफ ईयर। तो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा था कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ने ईओएल ले लिया, ईओएल बेसिकली क्या है कि अगर अकाउंट में लीव ईएल और एचपीएल है तो जनरली वही लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जब लॉन्ग लीव लेना होता है, स्टडी लीव लेनी है, तो उसके अंदर ईओएल भी ले लेते हैं। तो ईओएल का क्या होता है, अगर किसी ने ईओएल अवेल की है, और वो ये भी हो सकता है कि अगर उसमें से कोई पीरियड डायजोन का था, डायजोन जनरली तब होता है जब उसने अप्रूव्ड लीव नहीं ली है, ठीक है, और उसमें से कुछ पीरियड जो ईओएल में है वो डायजोन भी है, तो उसके अंदर किस तरीके से उसके अकाउंट में एंट्री होगी, क्या रूल होगा, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर मान लिया कि किसी ने ईएल जो लिए, ईओएल ली प्लस डायजोन जो है 150 दिन का लिया, ठीक है, तो ईओएल और ये जो डायजोन है इसको मिला के अगर 150 दिन है तो इसका 1/10 जो है ईएल कट जाता है। तो इसका 1/10 कितना होगा 150 का, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये 15 जो है वो माइनस करना पड़ता है ईएल के क्रेडिट में से, ठीक है। तो ये 15 जो है वो माइनस हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर एक चीज और है रूल के अंदर कि मैक्सिमम ऑफ 15 ईओएल का डिडक्शन हो सकता है, क्योंकि एक महीने के अंदर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखा रखा था ये जैसे ईओएल वाला यहाँ पे, कि किसी का ईओएल जिसके अंदर डायजोन भी है इसका 10 दिन का था, तो इसका 1/10 कितना हुआ, एक दिन का डिडक्शन हो जाएगा। 15 उसके अकाउंट में ईएल थे, बाकी यहाँ पे पहले का प्रीवियस जो है था बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो 13 था, इसके अंदर से ईओएल जो था उसका 10 था, तो 10 का जितना भी ईओएल होता है उसका 1/10 जो है वो डिडक्ट हो जाता है इसमें से, अकाउंट में से जितना भी टोटल बैलेंस है। तो 15 + 13 28, 28 में से एक माइनस हो गया, 27 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से डिडक्ट हो जाता है ये इसका। वही चीज़ यहाँ पे रूल के अंदर बता रहे हैं कि अगर किसी का ईओएल है, उसने ईओएल अवेल किया है जिसके अंदर कुछ डायजोन भी है किसी हाफ ईयर के अंदर,
तो उसका 1/10 जो होगा वो डाइस डाउन वाला पीरियड और यूएल वाला पीरियड वो डिडक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। लेकिन ये जो डिडक्शन करेंगे आप यहाँ पे जो ये फॉर्म 2 में डिडक्शन होगा, ये जैसे 1 दिन लिखा हुआ है, ये 15 दिन से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने एग्जांपल लेके यहाँ पे बता रखा है कि जैसे कि ईओएल प्लस डाइजोन किसी का मान लिया कि 200 दिन का है, तो 200 दिन का अगर 1/10 करेंगे तो वो 20 आएगा। लेकिन क्योंकि हम किसी के अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो ऐड करते हैं 6 महीने के अंदर, वो 15 दिन ही करते हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे ईओएल के बिहाफ पे ये जो डिडक्शन हो सकता है यहाँ पे 15 ही डिडक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम इस 15 में से 20 डिडक्ट कर लें, तो माइनस में नहीं होता, मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे 15 दिन का ही ईओएल और डाइसडोन के बिहाफ पे 15 दिन का ही मैक्सिमम डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईओएल टू बी क्रेडिटेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 15 डेज, मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो 15 दिन का है, तो ईएल जो है वो 15 ही कटेंगी। तो इसी एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे मान लिया कि ये 10 की जगह 200 दिन होता ईओएल का, तो उसका 10th 20 होता, लेकिन हम क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 20 की जगह पे 15 लिखते और ये 15 में से 15 चला जाता, बाकी जो पहले का अकाउंट था उतने का ही यहाँ पे जो है टैली आ जाती है। तो इस तरीके से ये रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो ये रूल यही कह रहा है, वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ अर्न लीव, जब हम अर्न लीव करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ ए डे, अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाता है कोई डे, तो उसको हम राउंड ऑफ करके नियरेस्ट डे पे ले जाएंगे। यानी अगर मान लिया जैसे ईओएल था 18 दिन का था, इसका अगर 1/10 करेंगे तो 1.8 आएगा। तो हमें डिडक्ट कितने करने हैं ईएल? 2 ईएल डिडक्ट करने हैं, ठीक है। अगर राउंड ऑफ करके 1.2 आ रहा है तो इसको हम नियरेस्ट किस पे राउंड ऑफ करेंगे? 1 डे पे। तो यही यहाँ पे बताया है। तो इसमें एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में अराइज हो रहा हो कि 1.5 को किस में करेंगे, तो 1.5 को 2 में करेंगे, यानी नेक्स्ट डे में करेंगे, उसको नीचे नहीं ले आएंगे, ठीक है। चलिए, अर्न लीव फॉर पर्सन सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो अभी तक हम बात कर रहे थे ऐसे डिपार्टमेंट जो वेकेशन डिपार्टमेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रूल 28 के अंदर जो वेकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या होगा। द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर। तो मिलिट्री ऑफिसर की भी इसके अंदर चर्चा हम नहीं करेंगे। बेसिकली लीव रूल के अंदर 1972 जो है उसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर के लीव के बारे में बात नहीं है, उनका अलग है तरीका, उनके अलग रूल्स हैं, तो उनको उनके बारे में क्योंकि हमें नहीं पढ़ना तो हम वो उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बात हो रही है ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो वेकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जिनको मैंने बता दिया कि वेकेशन डिपार्टमेंट होते क्या हैं, तो उनके लीव अकाउंट की बात हो रही है। शैल बी क्रेडिटेड विद अर्न लीव इन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5 days ईच। तो उसके अंदर रेगुलर डिपार्टमेंट के अंदर 15 दिन दिया जा रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा है 15 की बजाय 5 दिन का हर 6-6 महीने पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है अगर ये वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए होगा तो ये 15 की जगह 5 होगा, ये भी 5 होगा। In respect of any year in which a government servant avail a portion of the vacation, he shall be entitled to additional earned leave in such proportion of 20 days as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided that the total EL credited shall not exceed 30 days in a calendar year। एक कैलेंडर ईयर के अंदर पहले तो ये बता दिया कि 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी इन वेकेशन डिपार्टमेंट भी नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको मैक्सिमम एक साल में कितने ईयर मिल रहे हैं, 15 और 15 30 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी पहले तो इन्होंने बताया कि 30 दिन से किसी वेकेशन डिपार्टमेंट में एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती है। अब एडिशनल अर्न लीव कितनी मिलेगी? तो एडिशनल अर्न लीव मिलने के लिए उन्होंने बताया कि 20 के प्रोपोर्शन में मिलेगी। 20 के प्रोपोर्शन में कैसे? 5-5 दिन करके 2 बार 10 दिन, तो ये हमने ऑलरेडी ईएल कह रहे हैं कि दे दिया रूल के अंदर। अब 20 जो बाकी बचे हैं उसको कैसे मिलता है? तो क्योंकि ये वेकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे वेकेशन होता है, अगर इस वेकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पूरा वेकेशन अपना अवेल कर रहा है तो उसको वो एडिशनल ये जो अर्न लीव है वो नहीं दी जाती है। लेकिन अगर वो वेकेशन अवेल नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये होता है कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को
20 के प्रोपोर्शन में, 20 का प्रोपोर्शन कैसे होगी, मान लिया कि अगर किसी इस डिपार्टमेंट के अंदर 60 दिन का वेकेशन था, 60 दिन के अंदर अगर उसने 60 के 60 दिन नहीं लिए तो उसके अकाउंट में ये 20 दिन का एडिशनल ईएल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10 ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं 5-5 दिन करके, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को, और बाकी ये जो 20 दिन है अगर वो कोई भी वेकेशन नहीं लेता तो 20 दिन और ऐड हो जाएंगे इसी में ही, 1 जनवरी और 1 जुलाई को वहीं पे ही +10 करके, यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन अगर ये छुट्टी लेता है प्रोपोर्शन में, मान ली 60 दिन का वेकेशन था, 60 दिन में उसने 30 दिन लिया, इसका मतलब आधी छुट्टी ली, तो जितने टोटल वेकेशन है उसमें से जितनी उसने छुट्टी ली उसको डिवाइड कर लो तो ये हाफ आ जाएगा, तो इस 20 का हाफ जो है उसे मिल जाएगा। यानी 20 का जो भी, यानी जिस रेशियो में वो छुट्टी ले रहा है, अगर 60 दिन की छुट्टी है उसका 10% ले रहा है तो 10% 20 का मिल जाएगा, अगर हाफ ले रहा है 50% ले रहा है तो 50% मिल जाएगा। तो जिस प्रोपोर्शन में वो छुट्टी ले रहा है उसी प्रोपोर्शन में 20 के उसको और एडिशनल ईएल मिल जाएगा, ये रूल कहता है। ठीक है, चलिए, इफ इन एनी ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अवेल एनी वेकेशन, ईएल विल बी एज पर रूल 26। तो जैसे कि रूल 26 जो हमने अभी बात की जिसके अंदर पूरा मिल रहा है, ये नॉर्मल वाला 15 दिन वाला, तो ये इस तरीके से उसको पूरी छुट्टियां मिल जाएगी। यानी एक वेकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो वेकेशन लेता ही नहीं, तो एक तरीके से वो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के बराबर आ गया है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि रूल 26 फिर अप्लाई हो जाएगा उसके लिए, और 15 ईएल उसको हाफ ईयर में मिल जाएगी, और मैक्सिमम ईयर जो होगा वो 300 डेज का उसके अकाउंट में ये कंडीशन आ जाएगा। Explanation for the purpose of this term, the year shall be construed as meaning a calendar year, not meaning a calendar year which duty is performed, but as 12 months of actual duty in vacation department. Vacation department में एक थोड़ा ईयर का डिफरेंस है कि नॉर्मल जो रेगुलर डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर तो एक ईयर का मतलब एक कैलेंडर ईयर होता है, लेकिन एक वेकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वो एक्चुअल 12 महीने की जो ड्यूटी होती है उसको 1 साल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, नोट है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल्ड टू वेकेशन शैल बी कंसिडर्ड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ ए वेकेशन और ए पोर्शन ऑफ वेकेशन अनलेस। देखिए, अब वेकेशन तो ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि वेकेशन लेना है या नहीं लेना है उसके लिए भी कंडीशन है, यानी कब माना जाएगा कि उसने वेकेशन ले लिया। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल्ड टू वेकेशन शैल बी कंसिडर्ड टू हैव अवेल्ड वेकेशन अनलेस, जब तक कि ही हैज बीन रिक्वायर्ड बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी टू फॉरगो सच वेकेशन और पोर्शन ऑफ ए वेकेशन। तो जब तक सीनियर अथॉरिटी ने, हायर अथॉरिटी ने अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से ये नहीं बोला किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इस डिपार्टमेंट में कि आप छुट्टियां, आप अपनी वेकेशन मत लो, ठीक है, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसने अपना वेकेशन फॉरगो किया है और ना ही वो एंटाइटल होगा इस एडिशनल ईयर के लिए। यानी जब सीनियर या हायर अथॉरिटी अपने ऑर्डर से बोलती है उसको फॉरगो करने के लिए कि आप वेकेशन मत लो या उसका पोर्शन मत लो, तभी वो माना जाएगा कि उसने अवेल नहीं किया है वेकेशन को। Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than 15 days of vacation, he shall be considered to have availed himself no portion of the vacation. और अगर सीनियर या हायर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर निकाला जिसके अंदर बोला कि आप 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा की वेकेशन नहीं ले पाओगे, ठीक है, उसको प्रिवेंट किया गया 15 दिन से ज़्यादा की वेकेशन लेने के लिए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको वेकेशन नहीं लेने दिया गया और उस केस में उसे एडिशनल ईएल मिल जाएगी, उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे ये बात बता दें कि हायर अथॉरिटी का जो जनरल या स्पेशल ऑर्डर नेसेसरी है तभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्लेम कर पाएगा कि उसने अपना वेकेशन नहीं लिया या फॉरगो कर दिया। नोट 2 है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वेकेशन डिपार्टमेंट प्रोसीड ऑन लीव बिफोर द कंप्लीटिंग ए फुल ईयर ऑफ ड्यूटी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पहले ही वेकेशन पे चला जाता है बिना अपना 12 महीने का जो है फुल ड्यूटी किए हुए,
तो उस केस में क्या होगा, अब क्योंकि उसने 12 महीने की फुल ड्यूटी नहीं की है, फुल ईयर ऑफ ड्यूटी की ही नहीं है, तो उसका वैकेशन काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल का जो भी वैकेशन है वो काउंट करेंगे, उसके रेफरेंस में हम ईएल उसको एडिशनल कितना मिलेगा उसके रेफरेंस में काउंट किया जाएगा। तो यही बता रहे इसके अंदर, द ईएल एडमिसिबल टू हिम शैल बी कैलकुलेटेड नॉट विद रेफरेंस टू द वैकेशन विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्चुअल ड्यूटी रेंडर्ड before proceeding on leave, but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed previous year of duty. तो previous year of duty उसके अंदर जो वेकेशन आ रहा है, यानी जब वो ड्यूटी छुट्टी पे गया उससे पहले जो एक साल वो कंप्लीट कर रहा है 12 महीने का, उसके अंदर जो वेकेशन आ रहा है उसके रेफरेंस में उसको एडिशनल ईयर दिया जाएगा, यानी उसके रिस्पेक्ट में काउंट किया जाएगा। तो यानी ब्रीफली ये मतलब हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने 12 महीने की ड्यूटी कंप्लीट किए हुए छुट्टी पे चला जाता है, तो पिछले में छुट्टी से जाने से पहले जो 12 महीने की ड्यूटी उसके अंदर जो वेकेशन आ रहा होगा उसके रेफरेंस में उसको एडिशनल ईएल दिया जाएगा। और ये यहाँ मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दिया इस बॉक्स में। वेकेशन में बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद और इन कंटिन्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दीज रूल्स। वेकेशन क्या है, बाकी दूसरी छुट्टियों के साथ भी उसका क्लब किया जा सकता है, यानी उसके कंटिन्यूशन में या कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, उसके अंदर लेकिन एक कंडीशन है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेकेशन एंड अर्न लीव टेकन इन कंजुगेशन whether the EL is taken in combination or in continuation of the other leave or not shall not exceed the amount of EL due and admissible to at the time of rule 26। ठीक है, कह रहे कि वेकेशन जो ले रहा है और साथ में अगर EL ले रहा है तो इन दोनों को मिला के, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी कि 180 दिन से ज़्यादा का लीव कोई भी एक टाइम पे नहीं ले सकता गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यही उसने बोला कि अगर कोई वेकेशन के साथ कोई दूसरे तरह की छुट्टी को मिला रहा है तो वेकेशन और ईएल दोनों तरह की छुट्टी को मिलाकर 180 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भी रूल में पढ़ा था 26 के अंदर कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एक टाइम पे 180 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकता। तो यही इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। The EL under these rules at the credit of government servant at close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed maximum of 300 days। तो वही बात है कि जैसे नॉर्मल डिपार्टमेंट के अंदर EL जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता था अगले हाफ ईयर के अंदर, इसके अंदर भी इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये 5-5 दिन का मिल रहा था, ये 5 डेज होगा, यहाँ पे जो भी बैलेंस में होगा वो यहाँ पे भी 5 डेज होगा, इसके अंदर ये ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंट्री 15 की 5-5 होगा, लेकिन वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ, एक तो ये क्रेडिट भी होगा, इसके अंदर वही है कि 300 डेज से मैक्सिमम नहीं हो सकता। ये रूल भी जो हमने 26 में पढ़ा था वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है कि मैक्सिमम जो EL है वो 300 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। द फैसिलिटी ऑफ crediting of unavailed portion of joining time shall be admissible to the person serving in vacation department in accordance with the provision of rule 26(1)(a)(2। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो unavailed joining time है उसको भी EL के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पे एडमिसिबल है। और इन वेकेशन डिपार्टमेंट में भी अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो EL के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है फर्दर। ठीक है, तो ये था हमारा EL का पूरा। अब है HPL। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाफ पे, इसके अंदर क्या होता है, हाफ पे मिलती है। ठीक है, तो हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन मिलिट्री ऑफिसर एंड गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन वेकेशन डिपार्टमेंट। तो एक तो ये अप्लीकेबल मिलिट्री ऑफिसर पे नहीं होता HPL, और ये वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो ये दोनों में अप्लीकेबल नहीं होता। ये बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए HPL की बात कर रहे हैं। शैल बी क्रेडिटेड विथ हाफ पे लीव इन एडवांस। तो ये HPL जो होगा हाफ पे लीव, ये कैसे होगा, ये एडवांस में होगा, वही 2 इंस्टॉलमेंट में होगा, और कितने मिलते हैं, 10-10 दिन के मिलते हैं। तो ये जो मैं फॉर्म 2 में आपको यहाँ पे 10 दिन की एंट्री दिखा रहा था, यहाँ पे ये हाफ पे लीव का कॉलम है यहाँ पे। इसके अंदर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ये 6 महीने की कंप्लीशन हमने यहाँ पे एंट्री तो डेट पहले डाल रखी है। 6 महीने में कितना क्रेडिट मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और कोई डाइज नोन है, अगर उसका डिडक्शन है तो इसके अंदर 1/18 डिडक्शन होता है यहाँ पे।
और बाकी ऐड करके हमने पहले में मैंने सिंपल रखने के लिए इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं किया, तो ये मान लिया कि 10 दिन आ गया। अब 10 दिन में मान लिया कि 2 दिन का किसी ने HPL ले लिया। अगर HPL ले लिया है 2 दिन का, यहाँ पे HPL है, लेकिन अगर कोई इसको कम्यूटेड लीव लेता है तो कम्यूटेड लीव में क्या होता है उसके बारे में चलिए अभी जब डिस्कस करेंगे तभी बताऊँगा। तो यहाँ पे 2 दिन का ले लिया तो ये डिडक्ट हो गया। कम्यूटेड लीव में बेसिकली क्या होता है, अगर किसी दिन ने 1 दिन की छुट्टी ली है तो उसका डबल कटता है। कम्यूटेड का मतलब है कि हाफ को मिला के एक कंप्यूट कर लिया, एक बना लिया। और ये क्या होता है, मेडिकल पे मिलता है, मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, और इसके अंदर फुल पे मिलती है। हाफ पे लीव में क्या होता है, हाफ पे मिलती है, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो इसलिए 2 हाफ पे को मिला के जब हम फुल पे लीव बना देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे, तो उसको कम्यूटेड लीव बोला जाता है। और जनरली जब कोई बीमार होता है उसके लिए कम्यूटेड लीव जो है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट में मिल जाती है, उसके लिए इसको अलाउ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये आ गया, हमने कहाँ बात कर ली, ये 10-10 दिन की क्रेडिट हो जाती है, ये बता दिया। द लीव शैल बी क्रेडिटेड टू द सेड अकाउंट एट द रेट ऑफ, अब 6 महीने के लिए क्योंकि कितनी छुट्टी मिल रही है, 10 मिल रही है, तो 1 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 10/6 हो जाएगी, इसको 5/3 फॉर 1 मंथ हो गया। तो जैसे कि वहाँ पे 6 महीने के लिए EL में 15 दिन मिल रहे थे, वो 2.5 दिन बनता था 1 महीने का, उसी तरह से यहाँ पे 5/3 1 महीने का बन जाता है। द क्रेडिट फॉर द हाफ ईयर विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्यू टू रिटायर और रिजाइन, तो जैसे हमने पहले EL के लिए डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ पे रिटायर और रिजाइन के केस में क्या हो रहा है कि कंप्लीटेड मंथ जो होगा कैलेंडर का, उसके लिए जब वो रिटायर या रिजाइन कर रहा है उस डेट तक के लिए पिछला जो कैलेंडर मंथ का कंप्लीटेड है उस तक का उसका 5/3 के हिसाब से हर महीने का मिल जाएगा। तो जो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि 31 जनवरी को कोई रिटायर हो रहा है इस महीने में, तो उसको क्या होगा, इस महीने के भी ये HPL मिल जाएगी 5/3 के हिसाब से। और अगर 30 को या उससे पहले रिटायर हो रहा है 30 इसी जनवरी में, तो महीना क्योंकि जनवरी का कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको पिछले कंप्लीटेड मंथ तक का ही मिलेगा। तो वो रूल जो है HPL और EL के केस में दोनों सेम है। रिमूवल और डिसमिसल के केस में क्या होता है कि पिछला जो कंप्लीटेड मंथ है, प्रीसीडिंग जो कंप्लीटेड मंथ है उस तक के लिए उसको HPL मिलेगा। तो जिस महीने में वो डिसमिस या रिमूव हो रहा है उससे पिछले महीने तक अगर जो भी कंप्लीटेड मंथ्स है उसके लिए उसको मिलेगा। अगर ये महीना कंप्लीट हो भी जाता है, 31 जनवरी को कोई डिसमिस या रिमूव हो भी जाता है, तो तब भी इस महीने के लिए उसको HPL नहीं दी जाएगी या EL भी नहीं दी जाएगी। तो सारे वो जो रूल्स हैं वही सेम है, बस यहाँ पे HPL जो क्रेडिट होगा वो 5/3 पर डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के हिसाब से होगा। ठीक है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे ज़्यादा, और ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो इसलिए वही सेम रूल लग रहा है। तो HPL में बस 5/3 मिलेगा अगर डाई हो रहा है तो उस महीने तक जब कंप्लीट कर रहा है। बाकी अदरवाइज क्या है, इसके केस में रिमूवल डिस्मिसल के में प्रीसीडिंग मंथ तक मिल रहा है। चलिए वेयर, और यहाँ पे एक ये बात भी बता दी कि अगर कोई सस्पेंशन में रहता है या किसी का डाइज नोन हो जाता है तो उस केस में उसका 1/18 ऑफ HPL क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। तो ये मैंने एंट्री करके यहाँ पे बता रखा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, अगर उसका कोई डाइज नोन हो जाता है तो डाइज नोन यहाँ पे मैंने कहीं का रखा था एंट्री, ये है, ये डाइज नोन मान लें कि 18 दिन का डाइज नोन हो जाता है, तो मैंने सिंपल बनाने के लिए 18 दिन का ले लिया क्योंकि 1/18 इसका डिडक्ट होता है, तो इसका 1/18 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 यहाँ पे 10 में से, इसमें से बाकी अगर इसमें बचा हुआ है तो उसको A माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अकाउंट मेंटेन होगा इसके अंदर ये माइनस हो जाएगा। चलिए, A government servant who is eligible for departmental leave under Rule 49 shall be entitled to HPL of 20 days on completion of 12 months of actual duty। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको डिपार्टमेंटल लीव मिल रही है रूल 49 के अंदर, उसको क्या है, शैल बी एंटाइटल्ड टू HPL ऑफ 20 डेज, उसको 20 डेज की HPL मिलेगी ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। अगर 12 मंथ्स की एक्चुअल ड्यूटी वो कर लेता है तो उसको वहाँ पे 20 डेज की HPL मिलेगी। तो एक बारी मैं ये बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल लीव कब मिलती है।
डिपार्टमेंट लीव बेसिकली उन डिपार्टमेंट्स में होती है जहाँ पे जो काम होता है एम्प्लॉय का सीजनल होता है। तो जिन डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए जैसे कि बोल दिया कि कोई माली का काम कर रहा है और माली का काम जो उस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 6 महीने का है, बाकी 6 महीने वो डिपार्टमेंटल लीव दे देते हैं। तो वो डिपार्टमेंट लीव में बेसिकली क्या होता है कि उनको ऑफिस नहीं आना होता, और ऑफिस नहीं आना तो उसके लिए उसको पे भी नहीं मिलती। तो इस तरीके का कुछ प्रोविजन है, डिटेल में हम रूल 49 में देखेंगे। तो जहाँ पे ये डिपार्टमेंटल रूल का प्रोविजन है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एचपीएल 20 दिन का वहाँ पे भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी के लिए दिया जाएगा। यानी जब 6 महीने, जब मान लो इस साल उसने 6 महीने ड्यूटी की, अगले साल 6 महीने ड्यूटी की, बाकी 6 महीने तो उसका डिपार्टमेंट लीव हो गया। तो उस केस में जब 2 साल को मिला के 12 महीने की एक्चुअल ड्यूटी होगी तो उसके लिए उसे 20 एचपीएल दिए जाएंगे। द लीव अंडर दिस रूल में बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी मिल सकता है, जिसके अंदर उसे कम्यूट भी कर सकते हैं। और ऑन प्राइवेट अफेयर, प्राइवेट अफेयर का मतलब यानी अगर जैसे मान लो कोई स्टडी लीव पे जा रहा है या कोई अपनी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लेता है, तो उस केस में भी ये एचपीएल दिया जा सकता है, वो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। While affording credit of HPL, fraction of days will be rounded off to the nearest day। HPL के अंदर भी जो क्राइटेरिया था या रूल था, जैसे ईएल के अंदर था कि अगर कोई 1.2 ईएल बन रही है तो उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, और 1.8 बन रही है तो उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से जो फ्रैक्शन होगा डे का वो भी यहाँ पे भी एचपीएल में भी नियरेस्ट डे पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Provided that in case of government servant is not in permanent employee or quasi-permanent employee, no HPL shall be granted unless the authority competent to grant leave shall reason to believe that government servant will return to duty on its expiry। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि ना तो परमानेंट एम्प्लॉय में है ना क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय में है, तो उनको कोई एचपीएल नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कोई अगर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको एचपीएल नहीं मिलेगी जब तक कि ये श्योरिटी ना हो कि वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट का है कि वापस ड्यूटी से रिटर्न हो जाएगा। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं है, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय में भी नहीं है, उनको कोई भी एचपीएल नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जब तक कि जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसको ये कंफर्म ना हो, उसका कोई ऐसा रीज़न ना हो जिसके ऊपर वो बिलीव कर सके और कह सके कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न होगा ड्यूटी से, मतलब ड्यूटी पर रिटर्न करेगा उसकी एक्सपायरी के, अपने लीव की एक्सपायरी के बाद। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस बाय मेडिकल अथॉरिटी। लेकिन जिस केस में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को ये मेडिकल अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया है कंप्लीटली कि परमानेंटली वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, मतलब कि वो उसकी कंडीशन ऐसी होगी, डिसेबल हो गया या किसी वजह से और कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो फर्दर ड्यूटी अब नहीं कर पाएगा और परमानेंटली वो इनकैपेसिटेटेड हो गया, यानी उसका अब ऐसी हालत नहीं है कि जिससे वो ड्यूटी परफॉर्म कर पाएगा परमानेंटली, तो उस केस में इस तरह के एचपीएल को डिनाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हम एचपीएल की, ईएल की बात कर ली, एचपीएल की बात कर ली। अब कम्यूटेड लीव की बात करते हैं। तो कम्यूटेड लीव में कोई डिफरेंस नहीं है। कम्यूटेड लीव बेसिकली क्या होता है, 2 एचपीएल को मिलाकर एक फुल पे लीव बना दी जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे दिखाया था कि अगर किसी ने एक ये दिन की छुट्टी ली, एक दिन की छुट्टी ली, अगर उसको कम्यूट कराएगा तो 2 एचपीएल उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये कम्यूटेड लीव यहाँ पे अगर होगा, कटेगा, तो यहाँ पे 2 जो है ट्वाइस, यहाँ पे देखेंगे आप, ट्वाइस ऑफ द कॉलम 22 एंड 25, कॉलम 22 एंड 25, 22 ये है, इसका डबल होगा क्योंकि हम क्या है कम्यूटेड लीव काउंट कर रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट पे, इसका ट्वाइस जो है वो कट जाता है, तो इसलिए ट्वाइस काटा जाएगा, यही बता रहे। तो इसमें बाकी ये लीव नहीं था, इसका 1 का ट्वाइस 2 हो गया, तो इसी की एंट्री यहाँ पे कर रखी है। लीव नॉट ड्यू वगैरह है तो 10 में से ये 2 ये कट गया, 2 उसने एचपीएल लिए थे, तो यहाँ पे उसके अकाउंट में ये 6 बचे, ये बैलेंस ऑफ लीव आ गया। अगले साल अगले 6 महीने में उसे 10 दिन और मिले तो टोटल 16 हो गए। उसके अंदर उसका 18 दिन का जो था डाइस नॉन था, तो उसका 1/18 कट के 1 दिन कट गया, तो टोटल उसका 15 बचा। तो इस तरीके से एंट्री होती जाएगी। यहाँ पे 15 आएगा अगर कोई भी और छुट्टी नहीं लेता तो ये बेसिकली कम्यूटेड का मतलब ये है
कि डबल छुट्टी कट जाएगी और मेडिकल सर्टिफिकेट पे बेस पे मिल जाएगा उसको। तो कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू। तो क्योंकि एक कम्यूटेड लीव लेने के लिए 2 HPL चाहिए, तो अगर किसी के पास 10 HPL है तो कितने कम्यूटेड ले सकता है? 5 दिन की ले सकता है। तो कम्यूटेड में क्या हो जाएगा, एक तरह से हाफ PL लीव जो भी है उसका आधा ही कम्यूटेड लीव लिया जा सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अदर देन, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? अदर देन मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर ये अप्लाई होता है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, और कंडीशंस क्या है कि द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज सर्टिफाई दैट देयर इज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। तो जब कम्यूटेड लीव दी जा रही है तो इसमें ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका ये व्यू होना चाहिए, उसका रीजनेबल एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वापस आएगा इन छुट्टी को अवेल करने के बाद। When commuted leave is granted, जब commuted leave ग्रांट होगा, twice of the amount of such leave shall be debited against the half pay leave। तो twice क्यों डिडक्ट होगा? तो मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर एक दिन के कम्यूट के लिए 2 HPL चाहिए होती है, तो twice जो छुट्टियां हैं वो HPL के क्रेडिट अकाउंट से कट जाएगी। हाफ पे लीव अप टू द मैक्सिमम 180 डेज। तो हमने रूल 26 के अंदर पढ़ा था कि मैक्सिमम EL कितनी ले सकता है एक बार में, तो मैक्सिमम EL उसमें भी था 180 दिन की ले सकता है। उसी तरह से यहाँ पे HPL भी मैक्सिमम एक टाइम पे 180 दिन की ले सकता है, उससे ज़्यादा एक टाइम पे नहीं ले पाएगा। मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। इसके अंदर ये कंडीशन बता रहे हैं कि हाफ पे लीव जो एंटायर सर्विस में कम्यूट कराई जा सकती है वो मैक्सिमम एक बार में कितनी कराई जा सकती है? वो है 180 दिन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। वेयर सच लीव्स यूटिलाइज फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, जहाँ पे स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है तो मैक्सिमम 180 दिन का कम्यूट कराया जाता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। क्योंकि स्टडी के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल का तो काम है नहीं, क्योंकि कोई बीमार नहीं है, तो इस वजह से ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी 180 दिन तक कोई कम्यूट करा के HPL ले सकता है। लेकिन क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। जो स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी करने जाएंगे तो ये जो स्टडी लीव है इसका पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडी होनी चाहिए बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन फ्रॉम सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसने कम्यूटेड लीव लिया और उसने रिजाइन कर दिया सर्विस से, और परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी, या उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए परमिशन मिल गई एट हिज रिक्वेस्ट विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कम्यूटेड लीव शैल बी हाफ ट्रीटेड एज हाफ पे लीव। तो उस केस में जो भी कम्यूटेड लीव उसको दी गई है वो हाफ पे लीव बन जाएगी। हाफ पे लीव से क्या फ़र्क पड़ेगा? कम्यूटेड लीव में उसको पूरी सैलरी मिलती है, हाफ पे लीव में उसको हाफ सैलरी उस पीरियड के लिए मिलेगी। फिर तो डिफरेंस यही है कि अब पहले जो उसे पूरी लीव सैलरी मिल रही थी उसकी जगह पे उसे हाफ लीव पे लीव सैलरी मिलेगी। तो ये डिफरेंस है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी, तो क्योंकि पहले कम्यूटेड लीव उसने ली थी और अब उसे हाफ पे मिल रही है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो उसके अकाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा। तो यही बताया कि द डिफरेंस बिटवीन द लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कम्यूटेड लीव एंड द हाफ पे लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड प्रोवाइडेड दैट नो सच रिकवरी शैल बी मेड। लेकिन ये रिकवरी कब नहीं की जाएगी? अगर जो रिटायरमेंट वो ले रहा है वो अपने इल हेल्थ की वजह से ले रहा है, इनकैपेसिटेटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और इन इवेंट ऑफ डेथ। अगर किसी ने कम्यूटेड लीव ली और उसकी डेथ हो जाती है और वापस ड्यूटी पे नहीं आ पाता, या कोई बीमार इस तरह से पड़ गया कि वो अब ड्यूटी फर्दर परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, या उसकी हेल्थ ऐसी हो गई कि इनकैपेसिटेटेड हो गया फर्दर ड्यूटी के लिए, तो उन केस में ये HPL में कम्यूटेड लीव कन्वर्ट नहीं होगा। उस केस में क्या होगा? रिकवरी नहीं की जाएगी। कम्यूटेड लीव में भी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन द अर्न लीव इज ड्यू टू हिम। अगर किसी के पास EL है भी, उसके बावजूद भी वो कम्यूटेड लीव ले सकता है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के रिक्वेस्ट पे भी कम्यूटेड लीव मिल सकती है। तो हमने अब EL HPL कम्यूटेड लीव पढ़ ली। अब है लीव नॉट ड्यू। तो लीव नॉट ड्यू, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लीव जो ड्यू नहीं है। तो ऐसी लीव जो ड्यू नहीं है, क्या वो भी मिल सकती है? तो हाँ, ये सही है कि जो लीव ड्यू नहीं है अभी अकाउंट में मेरे, वो भी मिल सकती है। यानी जो मुझे फ्यूचर में मैं अर्न करूँगा
ऐसी लीव भी मुझे मिल सकती है। लेकिन ये फ्यूचर में जो मैं अर्न कर रहा हूँ, ईएल कर रहा हूँ या एचपीएल कर रहा हूँ, तो इन दोनों में से कौन सी मिल रही है? तो लीव नॉट ड्यू में जो भी एचपीएल अगर मेरे अकाउंट में नहीं भी है, जो मुझे आगे मुझे एंटिसिपेटेड है कि मिल जाएगी, तो उनके लिए भी लीव नॉट ड्यू मिल सकता है। ठीक है, तो ये लीव नॉट ड्यू एचपीएल के अकाउंट से मिलता है। तो इसीलिए अगर आप ये फॉर्म देखेंगे तो इस फॉर्म के अंदर ये जो एचपीएल वाला पोर्शन है इसी के साथ ये बना हुआ है। तो लीव नॉट ड्यू लिमिटेड टू 360 डेज इन एंटायर सर्विसेज ये भी मिल सकती है, और ये एचपीएल के अकाउंट से कटता है। तो ये जो टोटल लेखा जोखा है ये एचपीएल के अकाउंट से इसका कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेव इन द परमानेंट एम्प्लॉय एंड क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। तो पहला जो ये सब रूल बताया गया है ये परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए बताया गया है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे दो पार्ट में बताया गया। तो पहला सब रूल ये कहता है सेव इन द केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो। सेव का मतलब उसके एक्सेप्शन में लीव नॉट ड्यू एलएनडी में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है इन परमानेंट एम्प्लॉय एंड क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, यानी वो जो एम्प्लॉय है वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रूल बता रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में या क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय के बारे में बता रहे हैं, और उनको कैसे मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 360 डेज। तो पूरे सर्विस के अंदर 360 दिन की मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे दी जाएगी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है? द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव सेटिस्फाइड द रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन एक्सपायरी। तो पहले तो ये एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापस ड्यूटी पे आएगा। लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। और ये जो लीव नॉट ड्यू है वो किससे कटेगा या किससे लिमिटेड होगा? वो हाफ पे लीव के अकाउंट से लिमिटेड होगा जो आगे वो फ्यूचर में अर्न करेगा। लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव, और वो जो डेबिट भी होगा कटेगा भी वो हाफ पे लीव जो बाद में वो अर्न करेगा सब्सिक्वेंटली उसमें से ही कटेगा। तो ये कंडीशन है कि जितनी उसको हाफ पे लीव मिल सकती है उसके लिए लिमिटेड होगा, यानी जो भी कंडीशन है कि हाफ पे लीव मैक्सिमम कितनी मिल सकती है और हाफ पे लीव कितने उसके अकाउंट में है, कितनी फ्यूचर में मिल पाएगी, उन सब के हिसाब से ही ये जो है लीव नॉट ड्यू दी जाती है। और वो कटेगा भी, जो भी एचपीएल वो आगे अर्न करेगा उसी में से कटेगा। अभी तो उसके अकाउंट में है ही नहीं तभी लीव नॉट ड्यू दिया रहा है, तो जब उसके अकाउंट में आ जाएगा तो उसमें से ये डिडक्ट होता रहेगा। तो ये बताया कि इस केस के अंदर। और यहाँ पे जो लीव प्रिपरेटिव टू रिटायरमेंट है, सेव इन केस ऑफ, इसलिए बोला गया कि लीव प्रिपरेटिव टू रिटायरमेंट में ईएल प्लस एचपीएल ही मिलता है। तो उस केस में क्या है, ये लीव नॉट ड्यू नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए बताया सेव इन केस ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर लेते कि उसके अंदर क्या होगा। लीव नॉट ड्यू में आल्सो बी ग्रांटेड टू सच ऑफ ए गवर्नमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट एज सफरिंग फ्रॉम टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, मेंटल इलनेस। अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो टीबी से, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित है, सफरिंग है, तो उसको भी 360 दिन तक के लिए पूरे सर्विस में इस तरह की लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस। जो ये 3 कंडीशंस थे इनको तो फुलफिल करना ही है। उसके अलावा क्या है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल पुट इन मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन उसके अलावा जो ऊपर कंडीशन थे उसके अलावा क्या कंडीशन है कि उसकी कम से कम 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस तो होनी चाहिए। That the post from which the government servant proceed on leave is likely to last till his return to duty। दूसरी बात, जिस पोस्ट पे, क्योंकि टेम्परेरी पोस्ट है, ये टेम्परेरी पोस्ट ऐसा नहीं हो कि वो जब छुट्टी से वापस आए तो पोस्ट ही ना बचे, तो उसके अंदर ये भी प्रोस्पेक्ट होना चाहिए कि जब वो छुट्टी से वापस आए तो वो पोस्ट उसकी बची रहे, ये भी प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। That the request for grant of such leave is supported by a medical certificate, और उसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, क्योंकि ये इलनेस की बात है, टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, मेंटल इलनेस, तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट भी इनका चाहिए होगा।
तो ये कंडीशन है। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू, रिजाइन फ्रॉम सर्विस, परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी एट रिक्वेस्ट विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव नॉट ड्यू जो है उसको ग्रांट की गई, लेकिन वो रिज़ाइन कर देता है सर्विस से, या उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए परमिट कर दिया जाता है, तो लीव नॉट ड्यू शैल बी कैंसल्ड। तो क्योंकि वो वापस लौटेगा ही नहीं सर्विस पे, तो क्या है, उसका लीव नॉट ड्यू कैंसिल हो जाएगा और उसकी सैलरी से जो भी पैसा उसको मिला, लीव सैलरी मिली है, वो सारा रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यही बोला कि शैल बी रिकवर्ड, द लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड, जो उसको पेमेंट हुई है। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव availed himself of leave not due returns to duty but resigns, retire from the service before he has earned such leave। मान लिया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव नॉट ड्यू लेके गया, वापस लौटा, उसने ज्वाइन भी किया, लेकिन जब तक कि उसके अकाउंट में ये सारे लीव नॉट ड्यू एचपीएल के तौर पर आ जाते, उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया या रिटायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू रिफंड द लीव सैलरी। तो वही बात है, क्योंकि उसको सैलरी मिली उस पीरियड के लिए, तो उसे वो रिफंड करना पड़ेगा, और सारा जो है जितनी भी छुट्टियां थी जिसका लीव सैलरी उसको मिली, वो सारे अकाउंट से उसका पैसा कट जाएगा जो भी उसको दिया गया था, या ले लिया जाएगा, उसे रिकवर कर लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड, और लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन कह रहे कि लीव सैलरी रिकवर कब नहीं की जाएगी, अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ। लेकिन अगर इस तरीके का अगर जो रिटायरमेंट है या प्रॉब्लम है वो इल हेल्थ की वजह से है, जिसकी वजह से वो फर्दर ड्यूटी करने के लिए इनकैपेसिटेटेड हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो दोनों ही केस में ये रिकवरी नहीं होगी। जैसा कि हमने एचपीएल के केस में भी पढ़ा था कि अगर कोई इल हेल्थ की वजह से इनकैपेसिटेटेड हो गया, मान लो कोई कोमा में चला जाता है, तो वो कैसे रिकवर मतलब वापस ज्वाइन करेगा। तो इस तरह के केसेस को लो, एक्सट्रीम केसेस के लिए जो है इसकी रिकवरी को रोक दिया गया है, मना कर दिया कि नहीं रिकवरी होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नो लीव रिकवरी शैल बी रिकवर्ड अंडर क्लॉज ए और बी इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सरी रिटायर प्रीमेच्योरली अंडर 41(8)(1)(b ऑफ द सिविल पेंशन रूल 1972 और रिटायर्ड अंडर फंडामेंटल रूल 56J और फंडामेंटल रूल 56L। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी रिटायर कर दिया, तो क्योंकि ये एक्शन किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो ये जो कंपलसरी रिटायरमेंट है जो रूल 48(1)(b में होता है पेंशन रूल के, अब तो नया पेंशन रूल आ गया 2021 का, तो उसके अंदर क्योंकि ये पेनल्टी नहीं होती और ये गवर्नमेंट रिटायर कर रही है, तो उस केस में भी ये लीव सैलरी के अकाउंट से रिकवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्शन किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी के तौर पर भी कंपल्सरी रिटायर किया जाता है, लेकिन 48(1)(b के अंदर ये पेनल्टी के तौर पर नहीं किया जा रहा। कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 30 साल किसी ने क्वालिफाइंग सर्विस दे दी, तो उसके अगर रिटायर कर भी जाएगा, पेंशन है उसके पास, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से भी कंपल्सरी रिटायर कर देती है किसी किसी सिचुएशन के अंदर। या किसी को 56J फंडामेंटल रूल 56J में रिटायर कर दिया गया, जहाँ पे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिस देके गवर्नमेंट जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर सके। या 56L के अंदर जहाँ पे जो ग्रुप C और D है, अब D तो है नहीं, क्लास 3 कह सकते हैं, क्लास 3 जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिस देके रिटायर किया सकता है, क्योंकि ये सारे एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से और इसको पेनल्टी के तौर पर नहीं लिया जाता। तो इस वजह से यहाँ पे बोला है कि लीव नॉट ड्यू अगर उनको ज़्यादा चली भी गई, उसका पेमेंट हो भी गया है, तो उसको रिकवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीव नॉट ड्यू के बारे में था। उसके बाद जो नेक्स्ट लीव आता है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और EOL शॉर्ट में, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अकाउंट में कोई क्रेडिट नहीं होता, तो EOL मे बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये ऑर्डिनरी लीव नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जाती है। कब कब, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, जब कोई दूसरी लीव एडमिसिबल नहीं हो, जैसे EL HPL जो है उस केस में नहीं बनती है। व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल, दूसरी लीव एडमिसिबल हो लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो खुद अप्लाई करता है कि इस तरीके से EOL ही दिया जाए।
तो ईओएल का ड्रॉबैक क्या है या उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी के अकाउंट में ईओएल किसी को दिया गया तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ईओएल देने की वजह से उसका 1/10 जो है डिडक्ट हो जाता है ईएल। यहाँ पे जो ईओएल देने की वजह से एचपीएल के अंदर उसका 1/18 एचपीएल डिडक्ट हो जाता है। तो ईओएल अगर उसने ईएल की जगह लिया तो उसका 1/10 डिडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे एचपीएल की जगह पे लिया है तो उसका 1/18 डिडक्ट हो रहा है। एचपीएल की जगह पे लिया मतलब कि एचपीएल वाली सिनेरियो में लिया तो इसीलिए ये भी दोनों में डिफरेंस है, और ये ड्रॉबैक इसका ये है कि दोनों केस में उसका ईएल और एचपीएल डिडक्ट हो जाएगा उतना ही, उसका 1/10 या 1/18। तो इस वजह से ये क्या है, जनरली अवॉइड किया जाता है ईओएल को लेना। तो ये तो जनरल रूल था कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में दे दिया जाएगा या वो खुद अप्लाई करता तब। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। अनलेस द प्रेसिडेंट इन व्यू ऑफ द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अदरवाइज डिटरमाइन, कि जब तक यानी प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में दूसरी तरीके से ना सोचे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड ईओएल ऑन एनी वन ओकेजन इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स। वो कह रहे हैं कि टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को इन लिमिट्स के अलावा, ठीक है, जब तक कि प्रेसिडेंट ना बोले, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नहीं दिया जा सकता। तो ये क्या है, 3 मंथ की दी जा सकती है, यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 महीने तक की ईओएल दी जा सकती है। 6 मंथ्स की कब दी जा सकती है, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड 1 ईयर्स कंटिन्यूअस सर्विस on the expiry of the leave of the kind due and admissible under these rules, ठीक है, इंक्लूडिंग द 3 months extraordinary leave under clause A। तो टोटल 3 महीने की तो बिना किसी कंडीशन के, 6 महीने की अगर वो 1 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस कर लेता है तो जो भी ईएल उसके अकाउंट में, ईएल बोल रहे हैं, जो भी लीव उसके अकाउंट में डाली जा रही है उसको कंप्लीट करने के लिए उसके पास 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तभी उसको 6 महीने की मिलेगी टोटल, ये 3 महीने को इंक्लूड करके। एंड हिज रिक्वेस्ट फॉर सच लीव सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट, और दूसरा क्या है, इसको ईओएल जो दिया जाएगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही दिया जाएगा। 18 मंथ्स की दी जा सकती है इसको, कब, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर, अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो इन केसेस में ट्रीटमेंट पे जा रहा है, यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरिसी ट्यूबरक्लोसिस ओरिजिन इन द रिकॉग्नाइज सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लॉन्ग टर्म में इलाज चलता है, यानी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे जनरली लंबे समय की बीमारियों का इलाज किया जाता है, सैनिटोरियम होता है। तो वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ पे उसको 18 मंथ तक की जो है ईओएल दी जा सकती है। The concession of extraordinary leave up to 18 months shall be admissible to a government service suffering from preliminary illnesses who receive treatment at his residence। अगर ये इस तरह की ट्रीटमेंट, ये तो सैनिटोरियम की बात हो रही थी, अगर अपने घर में भी ले रहा है तो तभी ये कंसेशन दिया जाएगा, ये बोला गया है। और उस केस में अंडर ए ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट, तो ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट के अंडर वो उसके सुपरविजन में अपने घर पे अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो तभी ये जो है 18 महीने की उसको यहाँ पे लीव मिल सकती है ईओएल। लेकिन उसको प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस स्पेशलिस्ट का, और ये होना चाहिए कि उसके रीजनेबल चांस होने चाहिए रिकवरी के ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीव रिकमेंडेड, ठीक है, तो उसके चांसेस भी होने चाहिए रिकवरी के, ये भी बात है। और कब मिल सकता है उसको, तो पहला तो ट्यूबरक्लोसिस, प्रिलिमिनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में 18 महीने की मिल सकती है। दूसरा था ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी, तो दूसरे किसी बॉडी पार्ट का भी टीबी है तो उसमें भी मिल सकता है। लेप्रोसी के केस में मिल सकता है, कैंसर और मेंटल इलनेस के भी केस में मिल सकता है। 24 महीने की कब मिल सकती है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज़, अगर कोई स्टडीज़ करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल की 24 महीने के लिए मिल सकती है, लेकिन वो स्टडी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, लेकिन उस केस में 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस उसकी कंप्लीट होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल अंडर दिस रूल्स, ठीक है। तो जब वो लीव उसकी एक्सपायर हो जाएगी ये वाली, तो
उस डेट तक उसके 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग 3 मंथ्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अंडर क्लॉज 1। तो 3 मंथ की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो अलग से नहीं मिलेगी, वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, तो 24 महीने के अंदर यानी ईएल और बाकी जो उसके लीव उसको मिल रही है उसको मिला के 24 महीने की लीव दी जा सकती है। उसके बाद जो सब रूल 3 है आपका, ये कहता है कि वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन क्लॉज ई ऑफ रूल 2। तो क्लॉज ई ये 24 मंथ्स था और यहाँ पे 3 साल के लिए कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। तो कह रहा है कि अगर इसका रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी वो ज्वाइन नहीं करता, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, कोई सा भी इसके अंदर कोई कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होता, तो shall be required to execute a bond in फॉर्म 6। तो उसे फॉर्म 6 में बॉन्ड भरना पड़ेगा। और दूसरा इसके अंदर ये भी होता है कि जो ये छुट्टी पे जा रहा है वापस आने के बाद उसे कम से कम मिनिमम 3 साल तक के लिए सर्विस करनी होती है। तो ये भी कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस केस में बता रहे हैं कि एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फॉर्म 6 के अंदर। फॉर्म 6 यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्म 6 है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्म 6 है बॉन्ड का, बॉन्ड फॉर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल 32(2)(e) फॉर स्टडी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म ये बना हुआ है, इसको उसे फिल करना होगा। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ ही इज नॉट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन एक्सपायरी ऑफ सच लीव, अगर वो ये 24 महीने के बाद ज्वाइन नहीं करता या सर्विस क्विट कर देता बिफोर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द रिटर्न ऑफ ड्यूटी, यानी ज्वाइन बैक किया उसने लेकिन 3 साल की ड्यूटी कंप्लीट नहीं की, तो ये बॉन्ड उसका फॉरफिट हो जाएगा। जो भी उससे पैसे दिए होंगे वो सारा इसमें जो है वापस देना पड़ेगा, यानी जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ होगा वो सारा पैसा देना पड़ेगा। द बॉन्ड शैल बी सपोर्टेड बाय श्योरिटीज, श्योरिटी मतलब कि 2 गारंटर्स होने चाहिए, फ्रॉम 2 परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग द स्टेटस कंपेरेबल और हायर देन द गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो या तो उसके बराबर स्टेटस के होने चाहिए यानी सेम पोस्ट के होने चाहिए या उससे हायर पोस्ट के होने चाहिए ये गारंटर जो हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एट द सेंटर्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बी ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2। बाकी जो शेड्यूल कास्ट के गवर्नमेंट सर्वेंट है या शेड्यूल ट्राइब के गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको जो है ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराने के लिए और बहुत सारे दूसरे तरह के एग्जामिनेशन के प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स चलते रहते हैं गवर्नमेंट के। तो उसमें जाने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट SC या ST कैटेगरी का है वो छुट्टी मांगता है तो उसको रिलैक्स करके ऊपर जो प्रोविज़न था सब रूल 2 में, ये जो सब रूल 2 है यहाँ पे इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है इसके अंदर वो रिलैक्सेशन करते हुए उनको भेजा जा सकता है। 2 स्पेल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन इंटरवीन्ड बाय अदर काइंड ऑफ लीव, किसी ने अगर 2 स्पेल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली, मतलब मान लिया कि आज 8 तारीख है, 8 तारीख से 15 दिन की 23 तारीख तक ली, बीच में फिर ये ले लिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले ली। तो इस तरीके से अगर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के स्पेल छुट्टियां अगर बीच में कोई और दूसरी तरह की लीव भी आ जाती है तो टोटल उसको एक कंटिन्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का पीरियड माना जाएगा। यानी आप 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के स्पेल के बीच में कोई दूसरी तरह की लीव नहीं ले सकते। ठीक है। द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव में कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव इनटू AOL। तो अगर कोई एब्सेंट हो जाता है बिना छुट्टी के तो उसकी लीव को हम क्या कर सकते हैं या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, उसको कम्यूट करके, कम्यूट मतलब पिछले मतलब उस पीरियड के लिए जो है EOL दे सकती है और उसको रेगुलराइज कर सकती है। तो ये यहाँ पे यूज़ किया था। जनरली जब कोई विदाउट यानी परमिशन के या छुट्टी ले लेता है तो उस केस में उसको EOL दे के उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है ताकि वो डाइज नॉन ना हो। डाइज नॉन के केस में कहता है जो है ब्रेक इन सर्विस भी हो सकता है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस डाइज नॉन को रेगुलराइज नहीं करती तो।
अब है रूल 33, लीव टू ए प्रोबेशनर ए पर्सन ऑन प्रोबेशन एंड ए अप्रेंटिस। तो प्रोबेशनर को कैसे लीव मिलेगी, या जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो उनको कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ए प्रोबेशनर शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव अंडर दीज रूल्स इफ ही हैड हेल्ड हिज पोस्ट सब्सटेंटिवली अदर देन ए ऑन प्रोबेशन। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है कि वो भाई अभी ट्रेनिंग पीरियड एक तरीके से, लेकिन जिस पोस्ट पे आया वो किस तरह की पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आया अगर वो रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, तो वो प्रोबेशनर रेगुलर पोस्ट का, परमानेंट पोस्ट का है। अगर जिस पोस्ट पे आया है वो पोस्ट क्या है, टेम्परेरी है, तो उसका प्रोबेशन पे होने के बावजूद भी वो यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि प्रोबेशनर जो है उसका अपना कोई यानी एक तरह से रोल नहीं है। रोल किसका है, जिस पोस्ट पे वो आया है। तो वही बता रहे हैं कि ए प्रोबेशनर शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव अंडर दिस रूल इफ ही हैड हेल्ड हिज पोस्ट सब्सटेंटिवली। तो अगर उसने अपना जो पोस्ट था उसको सब्सटेंटिवली का मतलब यानी परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया होता, तो अगर उसने टेम्परेरी पोस्ट पे ज्वाइन किया तो वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी एप्लीकेबल रूल्स हैं वो लगेंगे। लेकिन कोई रेगुलर पोस्ट या जो हमेशा रहने वाली पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, उस पर ज्वाइन किया प्रोबेशनर के तौर पे, तो उसे उस रेगुलर पोस्ट के ही लीव के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यानी प्रोबेशनर को पोस्ट के हिसाब से, वो पोस्ट कैसी है, टेम्परेरी है या परमानेंट पोस्ट है, उसके हिसाब से उसे लीव दी जाएगी। इफ फॉर एनी रीजन इट इज प्रपोज टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ ए प्रोबेशनर, अगर प्रोबेशनर की अगर किसी वजह से उसकी सर्विस को टर्मिनेट करने की बात आती है, एनी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू हिम शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द डेट ऑन विच द प्रोबेशन पीरियड एज ऑलरेडी सैंक्शनड और एक्सटेंडेड एक्सपायर। तो जिस दिन तक उसका प्रोबेशन पीरियड रहता है तो उतने तक ही उसको लीव दी जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड एनी अर्लियर डेट ऑन विच हिज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड बाय द ऑर्डर्स और अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट हिम, या जिस डेट को उसे टर्मिनेट किया जा रहा है उससे पहले भी उसकी जो ये छुट्टियां हैं उसको टर्मिनेट की जा सकती है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इस तरीके का ऑर्डर पास करती है। तो A person appointed to a post on probation shall be entitled to leave under these rules as a temporary or a permanent government servant according as his appointment is against a temporary or permanent post। तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी प्रोबेशनर अपॉइंट हुआ है ये डिपेंड करता है कि वो किस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, उस पोस्ट के हिसाब से उसे टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट या परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसे छुट्टियां दी जाएंगी। Provided that where such person already holds a lien on a permanent post before such appointment, he shall be entitled to leave under these rules as a permanent government servant। इसके अंदर लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लियन पे है, होल्ड्स लियन, तो गवर्नमेंट सर्विस में जो है लियन का मतलब आपको कितना पता है मैं एक बार बता देता हूँ ब्रीफली। लियन क्या होता है, मान लो आप अभी ए सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप परमानेंट हो गए 2 साल में 3 साल में जब भी परमानेंट हुए आप, परमानेंट होने के बाद आपने किसी दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किया, थ्रू प्रॉपर चैनल आप यहाँ से रिजाइन देके उस बी सर्विस में गए। बी सर्विस में जब जाएंगे तो वापस आने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है। आप ए सर्विस को छोड़कर बी सर्विस में गए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, तो जब तक वहाँ पे बी सर्विस में आप परमानेंट नहीं हो जाते या आपका यहाँ पे लियन खत्म नहीं आता, तो लियन जनरली तभी खत्म होता है जब वहाँ पे बी सर्विस में आप अपना परमानेंट पोस्ट पे होल्ड करेंगे। तो अगर वो पोस्ट होल्ड करने से पहले वापस आ जाते हैं अपने ए सर्विस में तो आप आ सकते हैं। तो लियन यही होता है कि यानी जिस सर्विस में आप ऑलरेडी परमानेंट हैं, अगर प्रॉपर चैनल से आप जाते हैं दूसरी सर्विस में तो उस पर लौटने का आपके पास राइट रहता है, उसी को लियन कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट है जो लियन होल्ड करता है परमानेंट पोस्ट पर और वो उसका अपॉइंटमेंट किसी दूसरी में हो जाता है, बिफोर सच अपॉइंटमेंट वो परमानेंट पोस्ट था, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव अंडर दीज रूल्स एज ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उसको परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के ही एंटाइटलमेंट्स होंगे, ये बात बताइए। एन अप्रेंटिस शैल बी एंटाइटल्ड टू, जो अप्रेंटिस होगा उसको क्या मिलेगा, लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट
ऑन लीव सैलरी इक्वलेंट टू हाफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इन एनी ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो एक जो अप्रेंटिस है उसको कितने, 1 महीने की मिल सकती है, लिखा हुआ है ना, लीव सैलरी हाफ पे फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। तो 1 महीने के तक मैक्सिमम उसे हाफ पे लीव वाली सैलरी मिल सकती है, जो भी अप्रेंटिसशिप पीरियड है उसका, उसके अंदर, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी उसको दिया जा सकता है रूल 32 के अंदर। तो ये 2 तरह की लीव जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया है। अप्रेंटिसशिप जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो नहीं, तो बेसिकली ये क्या होता है, ट्रेनी होते हैं जिनको किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है ताकि ये कुछ सीख सके वहाँ पे। तो ये उसका बेसिकली होता है। इसका ब्रीफली मैं बताना चाहूँ तो ये अप्रेंटिसशिप का ये एक्ट है, इसके अंदर बताया गया ए पर्सन हु इज अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये जो है, अगर इस तरह का कोई बंदा है जो ट्रेनिंग पे है और ये इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको ये इस तरह की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। रूल 34 है कि इन केस ऑफ ए परमानेंट पर्सन री एम्प्लॉयड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉय कर लिया गया, द प्रोविजन ऑफ दीज रूल शैल अप्लाई एज इफ ही हैड एंटर गवर्नमेंट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट से ऐसा माना जाएगा कि वो दोबारा से नई सर्विस में आया है। तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपके उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि जिस तारीख को री एम्प्लॉय किया गया कि वो एक फ्रेश सर्विस में या न्यू एम्प्लॉय की तरह उसने ज्वाइन किया है, और इसी तरह से उसके ऊपर वो जो लीव रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है। रूल 38 लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। तो अब लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आ गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला है तो वो मैक्सिमम 180 दिन तक के लिए लीव जो है इस तरह की ले सकता है रिटायरमेंट तक के लिए। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव टू टेक लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, शॉर्ट में मैं LPR बोल सकता हूँ इसको, LPR, टू द एक्सटेंट ऑफ अर्न लीव not exceeding 300 days together with half pay leave due, subject to the condition that such leave extend up to and include the date of retirement। ठीक है ना। इसके अंदर जो टोटल LPR ली जा सकती है वो 300 डेज है। मैं 180 डेज बोल रहा था, सॉरी। तो इसके अंदर ये 180 डेज नहीं है, 300 डेज है कि एक लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट जो है वो मैक्सिमम 300 डेज तक ली जा सकती है। और उसके अंदर क्या है, एक्सटेंड कितना है, EL और HPL को दोनों को मिलाकर 300 दिन तक ली जा सकती है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि ये जो लीव होगी वो रिटायरमेंट के डेट को इंक्लूड करेगी। यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट LPR ले रहा है तो वो अपने रिटायरमेंट की डेट तक उसे LPR लेनी पड़ेगी। LPR विल बी टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी उससे पहले का नहीं ले सकता, वापिस वो आने का चांस इसके अंदर अलाउड नहीं है। Note that the leave granted as leave preparatory to retirement shall not include extraordinary leave। तो extraordinary leave इस केस में LPR के केस में नहीं मिलती है। EL प्लस HPL जो है मैक्सिमम 300 डेज वाली वही LPR के तौर पर बताई गई है जो यहाँ पे है। सब रूल 2A कहता है वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑन फॉरेन सर्विस। अगर कोई फॉरेन सर्विस में है तो फॉरेन सर्विस के हम बात कर चुके थे। तो वो कब होता, कहाँ पे, कोई लोकल अथॉरिटी में है या किसी कॉरपोरेशन में है या किसी कंपनी में है या किसी बॉडी में है। बॉडी क्या है, गवर्नमेंट की बॉडी है, कंट्रोल और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, या ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या ओन करती है। तो ऐसे अगर जगह पे वो फॉरेन सर्विस में है, अप्लाइज फॉर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR के लिए अप्लाई करता है। The decision to grant or refuse such leave shall be taken by the foreign employer। तो LPR देनी है या नहीं देनी है इसका फैसला फॉरेन एम्प्लॉयर लेगा विद कंकरेंस ऑफ द लैंडिंग अथॉरिटी। और जहाँ से वो फॉरेन सर्विस में गया है, मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यहाँ पे मान लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो लोकल बॉडी में कहीं पे स्टेट में चला गया। तो अगर वो स्टेट में जाके वहाँ पे LPR मांग रहा है
तो जब तक यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था वहाँ से कंकरेंस नहीं हो जाती और दोनों एग्री नहीं कर जाते, तब तक जो है उनको ये LPR नहीं दी जा सकती। तो डिसीजन तो फॉरेन एम्प्लॉयर ही लेगा जहाँ पे वो स्टेट में गया है, लेकिन उसको कंकरेंस किसकी लेनी पड़ेगी? लैंडिंग अथॉरिटी यानी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी लेनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस शैल ऑल्सो बी अलाउड टू एनकैश अर्न लीव एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 39(2). आपका जो रूल 39 का 2 है उसके अंदर बेसिकली बता रखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस छोड़ रहा है, रिटायर हो रहा है, या जितने भी कंडीशन है जिसके अंदर आगे उसे फर्दर ड्यूटी नहीं करनी है उस सर्विस पे, तो EL और HPL जो है वो इनकैश करा सकता है। इसके बारे में 39 के 2 में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे यही बता रखा है। तो वो ये बताया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फॉरेन सर्विस में है तो उसको भी अलाउ किया गया कि वो इनकैश करवा पाए जो भी EL उसके अकाउंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि फॉरेन सर्विस में यहाँ पे सिर्फ अनकैश अर्न लीव ही लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्न लीव के अलावा HPL नहीं लिखा हुआ, जबकि रूल 39 के 2 में HPL और EL दोनों का वहाँ पे किस तरीके से इनकैशमेंट होता है दोनों के बारे में बताया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि फॉरेन सर्विस में जो बंदा है उसको सिर्फ EL अलाउ किया है यहाँ पे। Where a government servant is on foreign service in or under a local authority other than one mentioned in clause A2 above। तो ये जो बता रखे थे जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है, लोकल अथॉरिटी हो, कॉरपोरेशन हो, या ऐसी कंपनी हो जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और यह सब्सटेंशियली होल्ड करती है या कंट्रोल करती है ऐसी बॉडी को गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्टेक है, कुछ ना कुछ पोर्शन है। वो कह रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी फॉरेन सर्विस में गया है जहाँ पे ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कह रहे हैं कि मेंशन ये लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल बी एडमिसिबल हिम ओनली व्हेन ही क्विट्स ड्यूटी अंडर द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो जब वो फॉरेन एम्प्लॉयर को छोड़ देता है, वापिस अपने डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो तभी वहाँ पे लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट उसको मिल पाएगा। वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज इन सर्विस अंडर सच फॉरेन एम्प्लॉयर, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट उस फॉरेन एम्प्लॉयर के पास ही सर्विस करता रहता है तो क्या होगा? द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव अंडर रूल 39। तो रूल 39 के 2 में जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर वो कैश पेमेंट EL की उसे नहीं मिलेगी। ये जो कैश पेमेंट थी EL की वो वहाँ पे इन कैश नहीं करवा पाएगा। ठीक है, चलिए 38A आ गया। 38A कहता है EL इनकैशमेंट कैसे होगा LTC के टाइम पे। तो ये मैं यहाँ पे ब्रीफ में इसलिए लिख देता हूँ ताकि शॉर्ट में आपको पता भी चलता रहे कि क्या डिस्कस हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट में भी परमिटेड टू इनकैश अर्न लीव। एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करा सकता है? अर्न लीव को इनकैश करा सकता है अप टू 10 डेज, 10 दिन का, एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन यानी LTC वाइल इन सर्विस। तो जब वो सर्विस में है, वो LTC ले रहा है, तो LTC के साथ साथ वो 10 दिन का अर्न लीव को इनकैश करा सकता है। इनकैश मतलब उसके पैसे ले सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट। लेकिन कंडीशंस क्या है? ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ अर्न लीव इज अवेलेबल टू हिज क्रेडिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द पीरियड ऑफ इनकैशमेंट एज वेल एज लीव बीइंग अवेल्ड ऑफ। तो उसके अकाउंट में लेकिन कंडीशन एक ही है कि 30 दिन की EL बचनी चाहिए। ये 10 दिन का इनकैशमेंट लेने के बावजूद और जो छुट्टी ले रहा है, जो घूमने जाएगा, उसकी छुट्टी अवेल करने के बावजूद उसके अकाउंट में 30 दिन बचना चाहिए EL के तौर पर। तो यानी अगर टोटल, कहने का मतलब है कि टोटल लीव जो भी है उसके EL जो भी है उसके अकाउंट के अंदर, उसमें से अगर 10 EL हम इनकैशमेंट वाला माइनस कर दें, क्योंकि जो लीव हम इनकैश कराते हैं वो अकाउंट में से EL के अकाउंट में से कटती भी है, तो वो माइनस कर दो। मान लिया कि उसने 7 दिन की छुट्टियां ली थी घूमने के लिए, जो LTC पे जा रहा है उसके लिए 7 दिन की छुट्टी उसने EL और ली थी, तो टोटल मिला के यानी टोटल उसके अकाउंट में जो भी छुट्टियां हैं उसमें से अगर 10 माइनस कर दें और 7 माइनस कर दें, उसके बावजूद 30 कम से कम जो है EL उसके अकाउंट में बचनी चाहिए, तभी वही इनकैशमेंट ले पाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर किसी के अकाउंट में, इस केस में मान लें कि अगर 47 लीव्स होती है
यहाँ पे अगर टोटल लीव्स के अकाउंट में EL 47, तो 47 में से 10 चली जाएगी और 7 चली जाएगी तो 30 तो बची जाएगी, तो उस केस में उसको मिल जाएगा ये जो इनकैशमेंट है। तो कंडीशन यही रहती है कि सारा इनकैश कराने के बाद और छुट्टी लेने के बाद जो उसके अकाउंट में EL बच रहे हैं वो 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है पहला। तो उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, द टोटल लीव सो इनकैश्ड, अब जो लीव उसने इनकैश कराए ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर डज नॉट एक्सीड 60 डेज इन एग्रीगेट। तो एक बारी में वो 10 दिन इनकैश करा सकता है, लेकिन टोटल अपनी सर्विस के अंदर पूरे कैरियर के अंदर 60 करा सकता है। यानी अगर 10-10 का वो EL इनकैश कराता है तो मैक्सिमम नहीं 6 बार में वो पूरे सर्विस में 6 बार वो इस तरह का इनकैशमेंट ले सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 60 डेज का इनकैशमेंट उस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, ये भी दूसरी कंडीशन है। द कैश इक्विवेलेंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव, तो अब यहाँ पे जो कैश इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। तो पे एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन, तो जिस दिन वो LTC पे जा रहा है उस दिन उसको क्या पे एडमिसिबल है वो, प्लस डियरनेस अलाउंस, उसके ऊपर DA जो मिल रहा है वो कितना है, दोनों को प्लस कर दें, 30 से डिवाइड कर दें, और फिर 10 दिन की अगर EL ले रहा है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें। 10 से कम की ले रहा है, 5 की ले रहा है तो 5 भी ले सकते हैं, 10 मैक्सिमम है लेकिन 10 से कम भी ले सकते हैं। तो जितनी भी वो EL लेगा मैक्सिमम टू 10 डेज, ये क्या है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पे मान लिया अगर उसका 50 जा रहा है और उसका डियरनेस अलाउंस मान लिया उसका 20% है फॉर एग्जांपल, तो कितना हो गया 10,000 और हो गया। तो 60,000 का 60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू में 10, अगर 10 दिन की इनकैशमेंट ले रहा है तो इस तरीके से उसका कैश इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि हमने पे के लिए हम क्या ले रहे हैं, पे के लिए जो भी उसका बेसिक पे है उसके साथ साथ DA ले रहे हैं, ये इतना दोनों को ऐड करके उसके ऊपर इसका कैश इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे HRA ऐड नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सब रूल 3 में यही बताया गया कि नो हाउस रेंट अलाउंस शैल बी इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। जो HRA है वो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पे और DA जो है उसी को ऐड करके उसके बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 30 दिन इसलिए काउंट किया क्योंकि इन्होंने ऑन एवरेज मान लिया कि एक महीने के अंदर 30 दिन है, तो उस पे को, क्योंकि पे जो होती है वो पूरे महीने की होती है, तो पे एडमिसिबल जो भी है प्लस डियरनेस अलाउंस 30 से डिवाइड किया तो एक दिन की पे निकल आई। हम 10 दिन का इनकैशमेंट ले रहे हैं तो इंटू 10 किया, इस तरीके से 10 दिन का कैश इनकैशमेंट या कैश इक्विवेलेंट निकल गया। द पीरियड ऑफ एन earned leave encashed shall not be deducted from the quantum of leave that can normally be encashed by the government servant under the rules 6, 39, 39A, 39B, 39C, 39D। तो इनमें ये जो रूल 6 है, 39 है, 39A है, ये वो लीव है जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे या उसके टाइम पे कोई भी इस तरह के सिचुएशन के टाइम पे इनकैश कराते हैं, तो ये उसमें से डिडक्ट नहीं होता। तो उनके अलावा ये इनकैशमेंट है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई रिटायरमेंट के पास रिटायरमेंट के टाइम पे 300 उसके अकाउंट में EL है, ठीक है, तो वो 300 तो उसको मिलेगी, वो तो इनकैशमेंट मिलेगा, उसमें से ये 60 दिन का डिडक्ट नहीं होगा, ये उसके अलावा 60 दिन का इनकैशमेंट और है। ठीक है, उसको हम अभी बात भी करेंगे आगे, 39B, 39C, 39D आगे आएगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि इस जो 10 दिन का यहाँ पे इनकैशमेंट मिल रहा है LTC के साथ, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो इनकैशमेंट मिल रहा है ये 300 दिन का अलग से मिल रहा है, तो इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं है। ऐसा नहीं कि 300 दिन में से इसको कम कर दिया। तो यानी एक तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि 10-10 दिन कर करके ये जो इनकैशमेंट मिल रही है 60 दिन का ये मिलता है हमें गवर्नमेंट सर्वेंट को, और गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होता है तो उसके अकाउंट में अगर 300 EL और HPL है, 300 EL है तो 300 दिन का EL मिल जाएगा। तो इस तरीके से 360 दिन तक का उसे EL पूरे सर्विस में मिल रहा है टोटल देखा जाए तो। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि वो डिडक्ट नहीं होता जो भी अर्न लीव इनकैशमेंट उसे मिलती है।
अपने रिटायरमेंट के टाइम पे, या मान लो डेथ हो जाती तो उस टाइम पे। तो ये जो सारा रूल है उसके अंदर इसी चीज़ की बात बताई गई है। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल्स टू अवेल द लीव ट्रेवल कंसेशन LTC विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द LTC रूल्स 1988 देन ही शैल बी रिक्वायर्ड। अब इसके साथ एडिशन में ये लीव की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर किसी ने इनकैशमेंट लिया और इनकैशमेंट लेने के बाद वो LTC पे नहीं जाता तो क्या होगा? ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड द एंटायर अमाउंट ऑफ लीव। तो पहली बात, जो इनकैशमेंट था वो सारा उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? 2% अबव द इंटरेस्ट अलाउड बाय द गवर्नमेंट एज एप्लीकेबल इन प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस। तो जितना गवर्नमेंट जो है प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस में अपना इंटरेस्ट रेट दे रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो GPF वगैरह है इसके ऊपर एक इंटरेस्ट देती है, ठीक है, उसमें अकाउंट में पैसा रखने के लिए। तो उसमें जो भी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया, गवर्नमेंट ये टाइमली पीरियडिकली फिक्स करती रहती है कि 8% होगा, 7% होगा, कितना होगा, तो वो फिक्स करके रखती है। तो उस पर जितना भी गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस पे, उसके ऊपर 2% और। तो मान लिया कि अगर आज के टाइम में प्रोविडेंट फंड बैलेंसेस पे गवर्नमेंट 7% का इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को 9% के रेट पे 2% अबव दैट रेट उसे रिटर्न करना होगा। तो ये 2% की एक्स्ट्रा पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी। सिर्फ 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं समझने में। ये जो प्रोविडेंट फंड पे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट दे रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके अबव 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट 7% GPF पे दे रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर पैसा उसको मिला है उसको 9% के रेट पे रिटर्न करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट फॉर क्रेडिट बैक ऑफ लीव। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि अगर वो छुट्टी पे नहीं किया, इनकैशमेंट के लिए उसके 10 दिन जो कट रहे थे, वो 10 दिन जो है उसके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने वो छुट्टी ली ही नहीं, इनकैश कराई ही नहीं, ठीक है। रूल 39 है। रूल 39 कहता है नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट बियॉन्ड। अब यहां पे बता रखा है कि कितने दिन तक, यानी कब तक की लीव ग्रांट की जा सकती है। तो नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट बियॉन्ड रिटायरमेंट। किसी को आप रिटायरमेंट, जिस दिन वो रिटायर हो उससे आगे तक की लीव नहीं दे सकते। फाइनल सेसेशन ऑफ ड्यूटीज, जब उसकी ड्यूटी सारी गवर्नमेंट के अंदर खत्म हो गई, उससे ज्यादा की लीव कैसे दे पाओगे आप। द डेट ऑन विच ही रिटायर्स बाय गिविंग नोटिस टू द गवर्नमेंट और रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय गिविंग नोटिस टू हिम। तो जिस दिन उसने गवर्नमेंट को रिटायरमेंट का अपना नोटिस दे दिया कि वो रिटायर होना चाहता है, या गवर्नमेंट ने उसे नोटिस दे दिया कि भाई आपको रिटायर कर रहे हैं, और दोनों को नोटिस पीरियड सर्व कर दिया गया, और नोटिस पीरियड के अंदर जो लास्ट डेट है उस डेट तक मिल सकती है। पे एंड अलाउंसेस इन ल्यू ऑफ सच नोटिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ हिज सर्विस। या मान लो पे एंड अलाउंस जो पे देकर भी नोटिस की बजाय किसी को रिटायर किया जा रहा है, तो जिस दिन रिटायर किया जा रहा है उससे आगे की छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो ये कंडीशन बताया कि कब कब नहीं दी जा सकती। इसमें एक और जो है डेट ऑफ हिज रेजिग्नेशन। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रेजिग्नेशन दे देता है, तो जब उसने रिजाइन कर दिया, जिस दिन से वो इफेक्टिव हो गया, उसके बाद की भी छुट्टी उसे नहीं दी जा सकती, उसके बियॉन्ड नहीं दी जा सकती। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन अटेनिंग द नॉर्मल एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपना नॉर्मल एज के हिसाब से रिटायर होता है, यानी सुपरएन्युएशन जिसे कहते हैं, सेवानिवृत्ति, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग दिस हिज सर्विस, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव शैल सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब अपने आप ये काम करना है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सुपरएन्युएशन यानी रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको खुद ही ये एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट आपको लिख के देगा तब काम करना है, उसको खुद ही ये एक्शन लेना है। और क्या करना है, issue an order granting cash equivalent of leave salary for the earned leave and half pay leave if any at the credit of the government servant on the date of his retirement। तो जिस दिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहा है, उसके अकाउंट में जो भी EL है या HPL है, दोनों को मिला के मैक्सिमम 300 दिन के लिए एक ऑर्डर निकाल देना है कि ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, उसके अंदर इसके अकाउंट में जो भी छुट्टियां हैं EL और HPL, मैक्सिमम 300 दिन की इसको इनकैशमेंट दिया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होता है तो उसके पास उसको ऑटोमेटिकली ये
दे करना है गवर्नमेंट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को लिख के देने की जरूरत नहीं है। ये सू मोटो लिखा हुआ है कि अपने आप ही वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये लीव इनकैशमेंट दे देगी। लेकिन मैक्सिमम 300 दिन तक का दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 300 दिन क्या है, दोनों को मिला के, ईएल और एचपीएल को मिला के। तो उसके अंदर केस क्या हुआ कि अगर किसी के अकाउंट में 300 ईएल है तो उसको 300 ईएल का इनकैशमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 200 ईएल है तो उसे 200 ईएल और 100 एचपीएल का दिया जाएगा। टोटल दोनों को मिला के 300 दिन होंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये नीचे दिया हुआ है सारा, मैंने आपको एडवांस में बता दिया। तो हम पढ़ते जाते हैं और ये बात देखते जाते हैं कहाँ कहाँ पे रूल में लिखी हुई है। तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी अंडर क्लॉज ए, ये जो क्लॉज ए ये था, शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, इस तरीके से कैलकुलेट जाएगी। एंड शैल बी पेएबल इन वन लम्प सम, यानी एक बार ही दे दिया जाएगा एज वन टाइम सेटलमेंट, एक सेटलमेंट के तौर पर। कैश इक्विवेलेंट ऑफ ईएल कैसे निकाली जाएगी, तो ये हमने देखा था कि एक दिन की वो लीव सैलरी कैसे निकालते हैं। तो एक दिन की ऐसे निकाल लिया, पे एडिशनल जो भी है डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीएनएस अलाउंस, ठीक है, और जितने भी उसके ईएल उसके अकाउंट में क्रेडिट है। मैक्सिमम कितने ईएल हो सकते हैं, 300 दिन तक। तो 300 दिन तक हो सकता है। ईएल और एचपीएल का टोटल जो है वो 300 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ईएल ही 300 दिन है तो वही मिल जाएगा, अगर ईएल कम है तो फिर एचपीएल की बात आएगी। ठीक है, एचपीएल के लिए क्या होगा, यहाँ पे पूरी पे मिल रही है, यहाँ पे हाफ पे लीव सैलरी एडमिसिबल, तो यहाँ पे आधी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मान लो 50,000 है उसकी सैलरी, तो एचपीएल की लीव सैलरी कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। तो 25,000 प्लस डीएनएस अलाउंस डिवाइडेड बाय 30 इंटू में जितने भी एचपीएल है, मैक्सिमम सीलिंग 300 की। द ओवर लिमिट ऑफ एनकैशमेंट इंक्लूडिंग बोथ ईएल एंड एचपीएल, तो यहाँ लिख दिया उन्होंने कि दोनों को मिला के, ईएल और एचपीएल को मिला के 300 दिन से ज़्यादा का एनकैशमेंट नहीं दिया जाता। टू मेक अप द शॉर्टफॉल ऑफ ईएल, अगर ईएल शॉर्ट हो रही है तो, यानी ईएल 300 दिन नहीं है तो क्या होगा, एक तो कम्यूटेशन नहीं होगा एचपीएल का, यानी अगर 200 ईएल है तो 200 की इनकैशमेंट मिलेगा 200 ईएल का, और जो 100 एचपीएल का इनकैशमेंट मिल रहा है उसके अंदर हाफ पे का ही पैसा मिलेगा, फुल का नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया कि किसी अकाउंट में 200 ईएल है और 200 एचपीएल है, तो उसको क्या होगा, 200 ईएल का इनकैशमेंट मिल जाएगा और 100 एचपीएल का मिल जाएगा। इसको कम्यूट करा के हम 200 एचपीएल की जगह पे 100 कम्यूट करा के पूरी सैलरी नहीं मिल सकती है, तो यहाँ पे उसको आधी ही मिलेगी। The authority competent to grant leave may withhold whole or a part of cash equivalent of earned leave in case of government servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension। तो बहुत ही लॉजिकल या ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो सस्पेंशन में है, उसको अगर आप पूरा कैश पेमेंट दे दोगे, पूरा इनकैशमेंट कर दो उसकी लीव सैलरी का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसके अकाउंट से कुछ रिकवरी करनी पड़ जाए। तो इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन में है या उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसके लीव इनकैशमेंट को होल्ड पे रखा जा सकता है। तो विदहोल्ड होल्ड यानी उसका पूरा पैसा भी लीव इनकैशमेंट का रोका जा सकता है और पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट भी रोका जा सकता है। इफ इन व्यू ऑफ द सच अथॉरिटी, अगर वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये सोचती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम मनी बिकमिंग रिकवरेबल फ्रॉम हिम, तो अगर कोई पैसा ऐसा लगता है कि भाई रिकवर बाद में करना पड़ सकता है, तो उसी केस में ये पूरा या उसका पार्ट कुछ हिस्सा रोका जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऑन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अब चलो उसका पैसा रोक लिया गया, अगर वो सस्पेंशन की प्रोसीडिंग हो गया, डिस्प्यूट प्रोसीडिंग हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया, वो खत्म हो जाती, तो उस केस में क्या होगा, ही विल बिकम एलिजिबल टू अमाउंट सो विदहेल्ड, तो उसका जो भी अमाउंट होगा उसके लिए वो एंटाइटल हो जाएगा आफ्टर री एडजस्टिंग या एडजस्टिंग द गवर्नमेंट ड्यूज। तो गवर्नमेंट ड्यूज जो भी होगा, गवर्नमेंट का जो भी पैसा लेन देन होगा उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, और जो उसका रुका हुआ पैसा है उसका बाकी उसमें से काट के बाकी जो बचेगा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। वेयर द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन एक्सटेंडेड, अब ये उस केस की बात कर रहा है जहाँ पे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस, मान लो कोई रिटायर होना था, इस साल रिटायर होना था, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद उसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, और या कोई
इस तरह के जॉब में होता है जिसके अंदर एक्सटेंड करने का पब्लिक इंटरेस्ट में स्कोप रहता है। तो उसी केस की बात कर रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है सर्विस एक्सटेंड की जा रही है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। तो जब उसकी सर्विस एक्सटेंड हो रही है तो जिस तरीके से उसको अपनी ओरिजिनल सर्विस में छुट्टियां मिल रही थी उसी तरह से उसको छुट्टियां आगे भी मिलेंगी। तो जो एक्सटेंशन का पीरियड है, ही मे बी ग्रांटेड एनी अर्न लीव ड्यू इन रिस्पेक्ट द पीरियड ऑफ सच एक्सटेंशन प्लस द अर्न लीव विच वाज एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जब वो रिटायर हुआ उसके अकाउंट में कुछ पैसा होगा, कुछ छुट्टियां होंगी, तो वो छुट्टियां तो रहेंगी, उसके अलावा जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके अंदर भी उसे छुट्टियां मिलेंगी अलग से, लेकिन कंडीशन वही है कि 300 दिन से ज़्यादा नहीं उसको मिल सकती। तो टोटल ईएल उसके अकाउंट में 300 सकती है और एक बारी में जो मैक्सिमम छुट्टी ले सकता है ईएल की वो 180 दिन ही रहेगी, जो कि हमने रूल 26 में पढ़ा था। तो रूल 26 में ये बता रखा है कि मैक्सिमम ईएल एट ए टाइम 180 दिन की ली जा सकती है और मैक्सिमम क्रेडिट जो अकाउंट में होगा वो 300 दिन ही होगा। तो अगर रिटायरमेंट के टाइम पे किसी के अकाउंट में 300 दिन हैं तो आगे जो एक्सटेंडेड पीरियड है, एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर उसे छुट्टियां तो मिलेगी लेकिन तब भी उसका अकाउंट 300 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम में 200 ईएल थे तो आगे 2 साल के लिए अगर जब उसका बढ़ता है टेन्योर या एक्सटेंड होता है तो उसके अंदर 2 साल में 60 उसको ईएल और मिल जाएगी, तो टोटल उसका 260 हो जाएगा उसके अकाउंट में ईएल का। तो ये बेसिकली ये नहीं बताया कि उसके आगे के जो फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड है उसके अंदर भी उसे छुट्टियां मिलेगी, ईएल वगैरह सब मिलेगा वैसे ही। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, तो जब एक्सटेंशन उसका खत्म हो जाएगा जो एक्सटेंड हुआ है एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में ही मे बी ग्रांटेड कैश इक्विवेलेंट। तो जिस तरीके से ऊपर यहाँ पे मिल रहा था कैश इक्विवेलेंट, इसी तरीके से ईएल प्लस एचपीएल वो पूरा 300 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो पूरा एक्सप्लेन किया उसी तरीके से उसको मिल जाएगा। तो ही मे बी ग्रांटेड कैश इक्विवेलेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब रूल 2। तो ये जो सब रूल 2 है इसको याद रखना है आपको। ये सब रूल 2 में बेसिकली बताया गया कि कोई रिटायर होता है तो उसको ईएल प्लस एचपीएल का इनकैशमेंट कैसे मिलता है, ये हर जगह इसकी चर्चा होगी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अलग से इसको लिखा भी था कि रूल 39(2) का बी है, जहाँ पे कैश इक्विवेलेंट ऑफ ईएल एंड एचपीएल के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो यही फॉर्मूला जो है हर जगह इस्तेमाल होता है, जहाँ पे भी कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है एंड में, या किसी की और कोई इनकैपेसिटेटेड हो गया, तो इस तरह के सारे सिचुएशन में यही फॉर्मूला लग के इस तरीके से ईएल प्लस एचपीएल उसके अकाउंट में जो भी होता है क्रेडिट किया जाता है, इनकैशमेंट होता है उसका। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझा भी दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। द कैश इक्विवेलेंट ऑफ पेमेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब रूल दिस इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस शैल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर। तो ये 39 के 2 में जिस तरीके से बताया गया, जो भी उसके अकाउंट में ईएल और एचपीएल होगा उसी तरह से इनकैशमेंट मिलेगा, ये मैंने बता दिया आपको। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स बाय गिविंग नोटिस टू गवर्नमेंट और रिटायर्ड बाय फ्रॉम सर्विस इन द मैनर मेंशन इन। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस दे के गवर्नमेंट को रिटायर हो रहा है या गवर्नमेंट सर्वेंट को नोटिस दे के रिटायर कर रही है, दोनों केस में मे बी ग्रांटेड सुओ मोटो कैश इक्विवेलेंट ऑफ द लीव सैलरी। तो उस केस में भी लीव सैलरी मिलेगी इनकैशमेंट, जैसे कि 39 के 2B में बताया गया, इसी तरह से इनकैशमेंट दिया जाएगा। यही सारी चीज़ें हर जगह रिपीट हो रही हैं। तो जहाँ पे भी मैं 39(2)B बोल रहा हूँ वहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, या जहाँ हर जगह मेंशन जहाँ पे वही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से है, इसमें कोई अलग से नहीं है। वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज टर्मिनेटेड, तो अब ये अलग थोड़ा केस है। टर्मिनेट जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को किया जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, ये देख लेते क्या डिफरेंस है। बाय नोटिस बाय पेमेंट ऑफ अलाउंस ऑफ ये अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ये। तो नहीं, यहाँ पे भी क्या है, टर्मिनेशन के केस में भी क्या हो रहा है कि कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे भी वही 300 दिन का बच रहा है। उसके अलावा बाकी जो पेमेंट होगी उसी तरह से 39 के 2 में जो कैश पेमेंट है उसी तरह से होगी। यहाँ पे जहाँ पे खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन कर रहा है या सर्विस को छोड़ रहा है, वहाँ पे उसका जो है आधा हो जाता है,
वहाँ पे मैक्सिमम जो है 300 दिन की जगह पे 150 दिन हो जाता है। ये डिफरेंस है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है। ही मे बी ग्रांटेड suo motu कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्न लीव एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ ऑफ सच लीव एट हिज क्रेडिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 दिन। तो यहाँ पे एक तो पहले बोला गया कि जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिजाइन कर रहा है या सर्विस छोड़ रहा है तो उसे सिर्फ ईएल जो उसके क्रेडिट में है उसी का ही हाफ मिलेगा, मैक्सिमम कितना 150 दिन का। उसके अकाउंट में जितने भी ईएल है उसी का ही उसको इनकैशमेंट मिलेगा और वो इनकैशमेंट भी मैक्सिमम 150 दिन हो सकता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने देखा कि मैक्सिमम जो इनकैशमेंट होता है 300 दिन का होता है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिटायर कर रहा है, खुद ही सर्विस छोड़ रहा है, तो उस केस में एज ए पेनल्टी गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई कि भाई आपको हम पूरा इनकैशमेंट नहीं देंगे, सिर्फ ईएल का इनकैशमेंट देंगे, वो भी मैक्सिमम 150 दिन तक का। एचपीएल का आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओनली हाफ ऑफ ईएल जो भी क्रेडिट है मैक्सिमम ऑफ 150 दिन तक का ही इनकैशमेंट दिया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिजाइन कर रहा है सर्विस को और खुद ही छोड़ रहा है उसके केस में। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज reemployed after retirement may on termination of his reemployment be granted suo motu। तो ये सब वही है सेम, उसके अंदर 300 दिन का ही, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं। तो जहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट किसी का हुआ, रीएम्प्लॉयमेंट के बाद भी उसकी अगर सर्विस को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसमें भी ये पेनल्टी के तौर पे नहीं लिया रहा है। सिर्फ पेनल्टी के तौर पे किस केस में लिया रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिजाइन कर रहा है, सिर्फ उसके अंदर पेनल्टी हाफ ऑफ ईएल की है, अदरवाइज बाकी सबके अंदर 300 दिन सबको मिल रहा है। ये बता दिया। उसके अलावा द कैश पेएबल अंडर क्लॉज ए शैल बी कैलकुलेटेड। The cash equivalent of payable under clause A shall be calculated in the manner indicated in 2B। ये तो हो गया। and the for the purpose of competition of, हाँ इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जब किसी का रीएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो जो पहली सर्विस होगा हो सकता है उसको पेंशन मिल रहा हो। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने क्लैरिफाई किया है यहाँ पे रूल में कि जो रीएम्प्लॉयमेंट के केस के अंदर उसका पेंशन का अमाउंट नहीं लिया जाएगा। तो बोल रहे कि पे जो मिलेगा जिसके अंदर कैश इक्विवेलेंट इसका लिया रहा है, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कैश इक्विवेलेंट ऑफ ईएल के अंदर पे फिक्स्ड इन द स्केल ऑफ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन। तो पेंशन जो भी बेनिफिट उसको मिल रहे हैं उसके बिना जो उसकी पे होगी उसके ऊपर उसे यहाँ पे कैश इनकैशमेंट मिलेगा। तो कोई रीएम्प्लॉयमेंट का केस है, रीएम्प्लॉयमेंट के केस में ये हो सकता है कि पिछली सर्विस का पेंशन मिल रहा हो, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही बताया कि वो जो पेंशन का पैसा है वो इसके अंदर ऐड नहीं करना है। द पे फिक्स इन स्केल ऑफ पोस्ट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन। और पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट जो है उसके अलावा जो पे है प्लस डियरनेस अलाउंस वो उसके ऊपर लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा। तो ये इसलिए मैंने इसको अपने तौर पर यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे लिख के डाल दिया कि वो जो पे है उसके अंदर रीएम्प्लॉयमेंट का पेंशनरी बेनिफिट को ऐड नहीं करना है। ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस तो आएगा लेकिन पेंशनरी बेनिफिट्स को हटा के उसके बिना। रूल 39 का ए है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस। तो जब डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज वाइल इन सर्विस कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, उसी तरह से बोथ ईएल एंड एचपीएल दोनों का ही मिलेगा और 300 दिन तक का मिलेगा। और जैसा कि रूल 39 के 2 में हमने देखा था उसी हिसाब से कैश इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन इसको पे किसको जाएगा, शैल बी पे टू द फैमिली इन द मैनर गिवन इन रूल 39C। रूल 39 के सी में बता रखा है कि यहाँ पे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी फिर उसके बाद किसको दी जाएगी, तो ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस रूल 39C के अकॉर्डिंग जो है उस गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ पे उसकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, इन एडिशन
to the cash equivalent of leave salary admissible under this rule, the family of deceased servant shall also be entitled to payment of DNS allowance only as per order issued in this behalf separately. तो इसके अंदर बेसिकली बोला तो ऊपर ये गया है कि कैश इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो 39(2) के हिसाब से मिलेगा और 39 के 2 में डीएनएस अलाउंस ऐड होता है। तो ये जो नोट दिया गया है इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि डीएनएस अलाउंस के लिए सेपरेट ऑर्डर निकाला पड़ जाएगा कि कितना डीएनएस अलाउंस मिलेगा। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है दोनों ये जो नोट है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। तो अगर एज पर 39 का 2 है तो उसके अंदर डीएनएस अलाउंस तो ऐड होगा ही होगा, और बाकी अगर दोनों को हम बोले कि डीएनएस अलाउंस के लिए ऑर्डर अलग से निकालना है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ डीएनएस अलाउंस के लिए ऑर्डर सेपरेटली निकालना पड़ेगा कि कितना डीएनएस अलाउंस देना है। तो इसके लिए सेपरेट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, लेकिन डीएनएस अलाउंस भी अलग से मिलेगा। रूल 39B है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ इनवैलिडेशन फ्रॉम सर्विस। इनवैलिडेशन मतलब कि कोई अगर इस तरीके से उसकी कोई डिसेबिलिटी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो फर्दर सर्विस में अब काम नहीं कर पाएगा। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिक्लेयर्ड बाय मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली एंड परमानेंटली और हमेशा के लिए इनकैपेसिटेटेड हो गया। इनकैपेसिटेड का मतलब कि अब वो ड्यूटी करने के लायक नहीं बचा। तो उस केस में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो क्या करेगी, मे बी ग्रांटेड सुओ मोटो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव द कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी। तो वो ईएल एचपीएल दोनों के लिए उसी तरीके से 300 दिन तक का, जिस डेट वो इनवैलिडेट हो रहा है, इनवैलिडेशन जिस दिन हो रहा है उस दिन तक के लिए 300 दिन का मैक्सिमम कैश इक्विवेलेंट दे सकता है, ये दिया जाएगा सुओ मोटो। एक गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय, ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं है, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, shall not however be granted cash equivalent of leave salary in respect of HPL standing at his credit on the date of his invalidation from the service। लेकिन अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ना ही क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उसके केस में बोला है कि जो लीव इनकैशमेंट मिलेगा इनवैलिडेशन के केस में वो सिर्फ ईएल का मिलेगा, एचपीएल का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट ऑफ ईएल ओनली, एचपीएल नॉट इनकैश्ड। यहाँ पे लीव का, एचपीएल का लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा उसको इनवैलिडेशन के केस में। तो ये ध्यान, आपको बेसिकली जो रेगुलर रूल चल रहे हैं वो तो सब ठीक है, जहाँ पे कोई एक्सेप्शन है उसी को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन है कि इनवैलिडेशन के केस में एचपीएल का इनकैशमेंट नहीं मिलता, तो यहाँ पे शॉर्ट में आप बॉक्स बना लो, यहाँ पे लिख लो कि भाई यहाँ पे एचपीएल का इनकैशमेंट नहीं मिलता। तो इस तरीके से मोटा मोटा याद रखना, बाकी तो लगभग रूल सारे सेम ही चल रहे हैं। अब ये बता रहे कि डेथ के केस में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, चाहे वो सर्विस में हो रही हो या रिटायरमेंट के बाद हो रही हो या उसको फाइनल पैसा जो लीव इनकैशमेंट है उसको मिलने से पहले हो रही हो, तो आफ्टर फाइनल सेसेशन ऑफ ड्यूटी बिफोर एक्चुअल रिसीट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ सैलरी। तो उस केस में अगर पैसा नहीं मिला, गवर्नमेंट सर्वेंट की तो डेथ हो गई, तो फैमिली में किसको दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे एक सीक्वेंस बता दिया है कि इस सीक्वेंस में दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट था तो उसकी विडो को दे दिया जाएगा, और अगर उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है तो वो वाइफ जिसके साथ उसने सबसे पहले शादी की, क्योंकि उसी के साथ उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिज होगा वो ज़्यादा होगा। तो इफ देयर आर मोर विडोज देन वन टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो। एल्डेस्ट सर्वाइव का मतलब कि एज से नहीं है, एल्डेस्ट सर्वाइव का मतलब कि जिसके साथ सबसे लंबी शादी रही या सबसे पहले जिससे शादी हुई। ये एक्सप्लेनेशन नीचे भी दे रखा है कि एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो शैल बी कंस्टिट्यूड विद रेफरेंस टू द सीनियोरिटी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ मैरिज। जो डेट ऑफ मैरिज के हिसाब से सीनियर है, जिसके साथ सबसे पहले शादी हुई होगी उसी के साथ वही सबसे एल्डेस्ट होगी, अगर वो बची हुई है, जिंदा है तो। एंड नॉट विद रेफरेंस टू देयर एजेस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वाइफ्स हैं उनमें से सबसे एज में कौन सबसे ओल्ड है, सबसे बूढ़ा है। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ शादी सबसे पहले हुई और सबसे ज़्यादा ईयर ऑफ मैरिज है। और अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके डेथ के केस में हस्बैंड को मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि मान लो कि इनमें से कोई है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हुई, ना तो उसका हस्बैंड है ना उसकी वाइफ है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो आगे की
कैटेगरी पे बात करते हैं। तो फेलिंग ए विडो और हस्बैंड, तो ऊपर वाला कैटेगरी अगर के लोग नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो फिर क्या होगा, एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन और एडॉप्टेड सन। तो जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग एडॉप्टेड सन होगा या सन होगा उसको दे दिया जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर ये भी नहीं है तो उस केस में एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर। तो अगर डॉटर अनमैरिड है, क्योंकि मैरिड होने के बाद तो दूसरे घर में चली जाएगी, तो अगर अनमैरिड है और एल्डेस्ट सर्वाइविंग है तो उसको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई इन दोनों में से भी कोई नहीं है, उसका बच्चा भी नहीं है ना उसकी डॉटर है, फिर क्या होगा, अगला कौन आएगा, एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड डॉटर। ठीक है, तो जो भी सबसे बड़ी होगी और विडोड अगर कोई डॉटर है तो उसको दे दिया जाएगा। विडो डॉटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विडो डॉटर ही उस गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में रह रही होगी। अदरवाइज अगर वो मैरिड होगी तो क्या होगा, वो दूसरे घर में जा चुकी होगी या दूसरे घर में रहती होगी, तो इसलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले तो जो सबसे नियरेस्ट रिलेशन में है उसकी बात हो रही है। अगर ये नहीं है तो फिर सेकंड स्टेज पे कौन नियरेस्ट है, तो बेटे की बात हो गई, फिर बेटी की बात हो गई, और बेटी में भी किसको काउंट किया, जो अभी प्रेजेंटली उसके घर में होगी। अगर शादी होकर जा चुकी है तो उसकी बात नहीं हो रही। अब मान लिया कि इनमें से भी कोई नहीं है, तो फिर देखेंगे क्या उस गवर्नमेंट सर्वेंट के फादर हैं, तो फादर को दे दिया जाएगा। अब फादर भी नहीं है तो मदर है क्या, तो मदर को दे दिया जाएगा। अब फादर मदर भी नहीं है, फिर क्या होगा, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मैरिड डॉटर। तो अब इसके अंदर बोला कि अब ठीक है भाई, इनमें से जब कोई है ही नहीं तो जो मैरिड डॉटर है उसको ही दे देते हैं। अब अगर उसकी कोई मैरिड डॉटर भी ना हो तो क्या होगा, एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 साल से छोटा जो भी माइनर ब्रदर है उस गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसको दे दिया जाएगा। वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर। तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कि जो भी सिस्टर होगी एल्डेस्ट अनमैरिड सिस्टर, उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड सिस्टर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में अगर ये सारे उनमें से कोई भी नहीं है तो एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ एल्डेस्ट प्रीडिसीज्ड सन। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बेटा तो है ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है, एल्डेस्ट सन नहीं है, तो उसका बेटे का जो बेटा होगा यानी उसका पोता, उसमें से पोतों में से जो भी एल्डेस्ट होगा उसको दे दिया जाएगा। तो अब ये कोई नहीं कहना कि भाई ये इनमें से जो है एल्डेस्ट चाइल्ड भी नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो हो गई। तो यहाँ तक ही यानी ये सीक्वेंस बना रखा है। इस केस में इस तरीके से चलना है हमें देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल 39 का डी कहता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ परमानेंट अब्जॉर्प्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी होली और सब्सटेंशियली ओन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है किसी पीएसयू में या ऑटोनोमस बॉडी में, जिसको कंट्रोल कौन कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो क्या होगा, तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन परमिटेड टू अब्जॉर्ब इन सर्विस ऑफ पोस्ट अंडर कॉर्पोरेशन कंपनी, और ये बॉडी जिसके अंदर गवर्नमेंट का पूरा रोल है, शैल बी ग्रांटेड सुओ मोटो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट लीव इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईएल at his credit on the date of absorption subject to a maximum 300 days. This will be calculated in accordance with rule 39(2)(b। इसके अंदर जो रूल मेन रूल है उसके अंदर यहाँ पे ईएल ही लिखा है कि सिर्फ ईएल का 300 दिन का इनकैशमेंट देना है अगर कोई एब्जॉर्ब हो रहा है पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या इस तरह की जो भी बॉडी जो गवर्नमेंट को का कंट्रोल है जिसके अंदर। लेकिन एक अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन निकला है 2011 का है, उसके अंदर ये बोला कि एचपीएल का भी उसको इनकैशमेंट दिया जाएगा। तो अब ये जो है ये भी एक तरह से नॉर्मल केस की तरह ही हो गया जहाँ पे ईएल प्लस एचपीएल दोनों को मिलाकर 300 दिन का दिया जाता है। तो पहले रूल के अंदर 300 दिन का ईएल ही था, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ऑटोनोमस केस के अंदर भी, ऑटोनोमस बॉडी के केस में भी अब एचपीएल को भी अलाउ कर दिया गया 2011 से। तो टोटल यहाँ पे भी एक तरीके से कि 300 दिन का ईएल प्लस एचपीएल मिला के दिया जा सकता है, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया हमने 39 के 2B में है। द एक्सप्रेशन परमानेंट एब्जॉर्प्शन यूज्ड इन रूल 39D शैल मीन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी फॉर विच he had applied through proper channel and designs from the
गवर्नमेंट सर्विस टू टेक अप अपॉइंटमेंट। तो परमानेंट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। परमानेंट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट हुआ उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या उस ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर, और उसके लिए उसने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया था। प्रॉपर चैनल का मतलब कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर बोला कि भाई मैं ये बॉडी जो है पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडीज को ज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, और वहाँ से वो रिज़ाइन देता है, और वो डिपार्टमेंट जिसके में पहले वो काम करता था उसने उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया और उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फॉरवर्ड किया। तो ये एक तरह से प्रॉपर चैनल या टेक्निकल रेजिग्नेशन इस तरीके से होता है। तो यानी जहाँ पे उसने पूरा फॉर्मेलिटी पूरी करके सारा चीज़ें रूल एज पर रूल किया प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो उसको यहाँ पे परमानेंट एब्जॉर्प्शन बोला गया है। ऐसा नहीं कि उसने रिज़ाइन किया और ऐसे ही निकल गया, या बिना बताए उस पुराने डिपार्टमेंट से रिज़ाइन करके छोड़ दिया। तो यानी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएगा तभी इस तरीके का इनकैशमेंट दिया जाएगा उसको। ठीक है, और ये किस दिन होगा, ये डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से उसको ये इनकैशमेंट मिलेगा। तो जिस दिन वो एब्जॉर्प्शन उसका हो रहा है उसी दिन जो भी उसके क्रेडिट में उसके अकाउंट में जितने भी छुट्टियां होगी उसके बेसिस पे इनकैश करके दे दिया जाएगा उस गवर्नमेंट सर्वेंट को पुराने डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। और फिर जो नया वहाँ पे जाएगा, नए ऑटोनमस बॉडी है उसके अंदर, उसका लीव अकाउंट फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। रूल 40 है लीव सैलरी। लीव सैलरी कैसे दी जाएगी, ये लीव सैलरी होगी कितनी? तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड ऑन ईएल, जो ईएल पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे जाता है ईएल लेके, एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अर्न लीव। तो अर्न लीव जाने से पहले इमीडिएटली पहले उसको जो पे मिलती थी, पे ड्रॉ करता था, वही मिलेगी। यानी ईएल पे जाने से उसकी पे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In respect of any period spent on foreign service out of India, the pay which the government servant would have drawn if on duty in India but for foreign service out of India shall be substituted for the pay actually drawn while calculating leave salary। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लिया कि फॉरेन सर्विस, यानी फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, यानी फॉरेन सर्विस भी है, फॉरेन सर्विस मतलब कि उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से पैसा नहीं मिल रहा, किसी और सोर्स से उसको पे मिलती है, पेमेंट मिलती है। अब वो इंडिया के बाहर चला गया, तो इंडिया के बाहर चला गया मतलब कि इंडिया से बाहर उसको फॉरेन सर्विस में, यानी इस तरह के डिपार्टमेंट में गया जो इंडिया से बाहर उसको जाना था, काम करना था। जो डिपार्टमेंट है वो इंडिया से बाहर है, वहाँ पे वो सर्विस कर रहा है, अब फॉरेन सर्विस है वो उसकी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको लीव सैलरी क्या मिलेगी? तो वो कह रहा है कि उसको वो लीव सैलरी मिलेगी अगर वो इंडिया में होता और जो उसको पे मिल रही होती वही लीव सैलरी उसको दी जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड स्पेंड ऑन फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया, द पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन, जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने ड्रॉ किया होता इफ ऑन ड्यूटी इन इंडिया, अगर वो इंडिया में ड्यूटी कर रहा होता लेकिन क्योंकि वो फॉरेन सर्विस में बाहर, इंडिया से बाहर है, उस वजह से उसको वो पे नहीं मिल रही, क्योंकि बाहर जब कोई जाएगा तो वहाँ पे उसको डॉलर में मिल सकता है या किसी और करेंसी में मिल सकता है, वो पे ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से बोल रहा है कि अगर वो इंडिया में रह के उसने कंटिन्यू की होती है फॉरेन सर्विस और वहाँ पे उसे जो पे मिल रहा होता उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट फॉर द पे एक्चुअली ड्रॉन विच while calculating the leave salary। एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एचपीएल और लीव नॉट ड्यू, क्योंकि लीव नॉट ड्यू बेसिकली वही लीव एचपीएल होती है जो बाद में अर्न की जाती है। तो एचपीएल और लीव नॉट ड्यू के केस में क्या सैलरी मिलेगी वो बता रहे हैं। एचपीएल के केस में इक्वल टू हाफ द अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड इन सब रूल 1। सब रूल 1 के अंदर उसको ईएल पे पूरी सैलरी मिल रही है जो भी वो छुट्टी से जाने से पहले था। तो एचपीएल में बोल रहा है कि जो भी 1 में मिल रहा है उसका आधा मिलेगा, तो यानी उसको हाफ पे मिलेगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड लीव क्या होता है? कम्यूटेड लीव के अंदर 2 एचपीएल मिला के एक बनाया जाता है कम्यूटेड लीव। तो उस केस में तो उसको कितना मिलेगा जो सब रूल 1 के अंदर दिया जा रहा है। तो सब रूल में 1 में कितना दिया जा रहा है? पूरी सैलरी दी जा रही है, लीव सैलरी। तो वो लीव सैलरी क्या होगी? उसकी फुल हो जाएगी, क्योंकि 2 एचपीएल को मिला के एक बना दिया उसको।
इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ग्रांटेड लीव अर्न्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। तो री एम्प्लॉयमेंट के केस में लीव सैलरी क्या मिलेगी उसके बारे में बता रहे हैं। लीव सैलरी बेस्ड ऑन द पे ड्रॉन एक्सक्लूसिव ऑफ द पेंशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किसी का री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और पिछले सर्विस से वो पेंशन कुछ ले रहा है, तो वो पेंशनरी बेनिफिट को हटा के जो उसकी पे री एम्प्लॉयमेंट के बाद है उस पे ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे रीएट्रेट की गई है, वही चीज़ दोबारा से बताई गई है कि उसका जो वो होगा, उसका लीव सैलरी होगी, उसके अंदर उस पे के बेसिस पे होगी जिसके अंदर पेंशनरी बेनिफिट नहीं इन्वॉल्व है। तो यानी री एम्प्लॉयमेंट का जो भी पे है उसके अंदर से पेंशनरी बेनिफिट अगर कोई मिल रहा है तो उसको हटा दो, वो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस के ऊपर ही उसको लीव सैलरी मिलेगी। इन केस ऑफ पर्सन टू हुम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाइज। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर ये एक्ट भी अप्लाई होता है तो उस केस में उसे जो भी अर्न लीव के केस में इनकैशमेंट मिलती है वही मिलेगी, यानी इस लीव सैलरी मिलेगी। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है इसके तहत जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके तहत, इस एक्ट के तहत भी उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो इस बेनिफिट को माइनस करके उसको पूरी जो लीव सैलरी ऊपर मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी। तो लीव सैलरी पेएबल ड्यूरिंग लीव अदर देन अर्न लीव शैल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ बेनिफिट पेएबल अंडर द एक्ट फॉर कोरस्पॉन्डिंग पीरियड। तो अर्न लीव को छोड़ दो, यानी अर्न लीव अगर वो ले रहा है तो अर्न लीव में तो वो डिडक्ट नहीं होगा, इसके बेनिफिट, इस एक्ट के बेनिफिट डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन एचपीएल के केस में या बाकी किसी केस में, लीव नॉट ड्यू के केस में, उसमें से क्या होगा, अदर देन अर्न लीव शैल बी रिड्यूस्ड, उसमें से क्या होगा, जो भी बेनिफिट उसको मिल रहा है इस एक्ट के अंदर वो सारा डिडक्ट करके मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, इस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बेसिकली मेडिकल का ही पैसा दिया जाता है कि कोई बीमार पड़ गया, तो उसी लिए बोल रहे हैं कि एचपीएल में से ही उतना डिडक्ट कर लिया जाएगा जितना इस एम्प्लॉयज एश्योरेंस एक्ट के तहत पैसा बेनिफिट मिल रहा है उसको। ईएल के केस में नहीं डिडक्ट होगा। If in case of government servant who retires or resigns from service, the leave already availed is more than the credit so due to him, the necessary adjustment shall be made in respect of leave salary if overdrawn. तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है, रिजाइन करता है और उसने अपने जितने उसके अकाउंट में है छुट्टियां उससे ज़्यादा छुट्टियां ले ली, ये बिल्कुल हो सकता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट उसके अकाउंट में 100 ही ईएल थी, वो 100 दिन की ईएल अप्लाई करता है, 100 दिन पूरे भी जाते हैं लेकिन वो 120 दिन तक नहीं आता, तो ये उसी दिन की, उसी तरह के केस की बात कर रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर या रिजाइन कर रहा है और मान लिया कि वो जितने उसके अकाउंट में छुट्टियां उससे ज़्यादा छुट्टी ले लेता है, तो उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, यानी उसकी लीव सैलरी को एडजस्ट करके रिकवर करके बाकी चीज़ें जो भी ओवरड्रॉन है उसको रिकवर कर लिया जाएगा। वेयर द क्वांटम ऑफ अर्न लीव ऑलरेडी अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इज हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और फ्रॉम or who die while in service is in excess of leave credit under rule 27 2B। वही बता रहे हैं कि सारा केस यही है, कुल मिला के ब्रॉडली ये मतलब है कि जो भी ओवर पेमेंट होगी जिसने ज़्यादा छुट्टी ले ली है उसकी वजह से, तो वो एक्सेस जो लीव क्रेडिट है उसके ऊपर जितना भी ओवर पेमेंट हुआ लीव सैलरी का वो सारा रिकवर कर लिया जाएगा। रूल 41 कहता है ड्रॉल ऑफ लीव सैलरी, द लीव सैलरी पेएबल अंडर दिस रूल शैल ड्रॉन इन रुपीज। तो करेंसी क्या होगी जो लीव सैलरी इसके अंदर मिलेगी, वो हमेशा रुपीज में ही दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे सारा जो है आपका चैप्टर 4 था, इसके अंदर सारा ये लीव्स के बारे में बताया गया था। एडवांस ऑफ लीव सैलरी जो है अब अबॉलिश हो गया है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। 7th पे कमीशन में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, हर तरह के एडवांस से ज़्यादातर अबॉलिश हो गए, एक आधा को छोड़कर बाकी सारे अबॉलिश हो गए, तो उसकी ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो ये हमने आज जो है चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितना ज़्यादा आप अपने कमेंट्स जो हैं, जो भी आपको जैसा भी लगा हो फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और इसी के साथ जो है इस सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।